Hello, my future chartered accountants. This is C Radhika Gehlot. Welcome back to my channel. So people, I hope आप लोग बढ़िया हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है and you are doing a lot of hard work for your upcoming examination with so much of motivation. So अपन ने बेटा starting के 2 यूनिट already complete कर लिया था. Today we are going to start with unit number 3rd, that is transfer of ownership and delivery of goods. Another important unit. इस वाले यूनिट में अपन ना बेसिकली ओनरशिप के बारे में बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं. अराउंड 60% ऑफ यूनिट कवर्ड है अबाउट द ओनरशिप. अपन डिफरेंट केसेस देखेंगे और सारे केसेस में समझेंगे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है. तो मैम क्या ओनरशिप को जानना कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है इतना इंपॉर्टेंट है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में देखो, सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप होती ही है. सही बात है यार, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. जब तक तुम गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता. और ओनरशिप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल समझना, मैंने ये मोबाइल परचेस किया, मैंने सेलर से ये मोबाइल परचेस किया, मतलब इसकी बायर मैं हूं, इसकी ओनर मैं हूं. ठीक है, अराउंड 11 बजे के आसपास मैंने मोबाइल परचेस किया. न्यू मोबाइल परचेस करके मैं रास्ते से जाती हूँ. ठीक है, आधा घंटा भी नहीं हुआ, हाफ एन आवर भी नहीं हुआ, 30 मिनट्स भी नहीं हुए और मेरा मोबाइल गिर जाता है और पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है. अब मुझे बताओ, इसका जो भी डैमेजेस रहेगा, जो भी इसका लॉस रहेगा, किसको बियर करना पड़ेगा? इसका लॉस मुझे ही बियर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं इसकी ओनर थी. इसलिए ओनरशिप जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो रिस्क ट्रांसफर हो जाती है. रिस्क ट्रांसफर हो जाती है मतलब जो भी बाद में डैमेजेस हो जाएंगे, जो भी बाद में लॉसेस होंगे, उस ओनर को बियर करना पड़ेगा. इसलिए ओनरशिप को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो if the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not the seller. जो अपन ने अभी बात की, अगर सेलर से ओनरशिप बायर के पास जा चुकी है, इसका मतलब रिस्क भी बायर के पास जा चुकी है, इसका मतलब डैमेजेस भी बायर को ही पे करना पड़ेगा. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप. अगर तुम बाद में ये वर्ड कहीं पे भी सुनोगे, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इस वाले चैप्टर में समझ जाना, वो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब वो बात कर रहे ओनरशिप की. किसकी बात कर रहे? वो ओनरशिप की बात कर रहे. तो मैम कैसे पता चलेगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? अब अपने को कैसे समझ में आएगा? तो देखना, सबसे पहले अपने लॉ ने बताया है सेक्शन 18 में कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए. ये है स्टेप नंबर 1. आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स सिलेक्टेड होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? गुड्स सिलेक्टेड होना चाहिए. जब तक तुम्हारे गुड्स सिलेक्टेड नहीं है, जब तक तुम्हारे गुड्स सिलेक्टेड नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती. याद करो, अपन ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स. याद करो, अपन ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स. अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स. राइट, अपन ने 3 टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुड्स में. स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या रहता है? सिलेक्टेड गुड्स रहते हैं, नोन गुड्स रहते हैं. असर्टेन गुड्स क्या रहते हैं? ये भी नोन गुड्स रहते हैं, ये भी सिलेक्टेड गुड्स रहते हैं. अनअसर्टेन गुड्स क्या रहते हैं? अनअसर्टेन मतलब ये अननोन गुड्स रहते हैं. तुम उसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो यूएन ऐसे याद रखो. अनअसर्टेन मतलब अननोन गुड्स जो सिलेक्टेड नहीं है. अपना लॉ बोलता है, सेक्शन 18 बोलता है, जब तक तुम्हारे गुड्स सिलेक्टेड नहीं है मतलब अनअसर्टेन गुड्स है, उसकी ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती. ये बेसिक रूल को याद रखो. जब तक तुम्हारे गुड्स नोन नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती. तुमको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. पहले अनअसर्टेन के गुड्स को सिलेक्ट करो, उसको नोन गुड्स बनाओ, उसके बाद ही उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है. तो सेम चीज यहाँ पे दिया है. सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन. सेम चीज बोल रहा है, पहले गुड्स को नोन बनाओ, पहले गुड्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद भी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है. मैंने सेलर से कुछ गुड्स मांगे, ठीक है, मैंने सेलर्स को कुछ ऑर्डर किया गुड्स के रिलेटेड, और सेलर बोलता है कि यस मैम मैं तुमको प्रोवाइड करता हूँ, और इसके गोडाउन में इतने सारे गुड्स रहते हैं. अभी तक मुझे भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता कि वो कौन सा वाला बॉक्स मुझे देगा. वो मुझे ये भी दे सकता है, वो मुझे ये भी दे सकता है, वो मुझे ये वाला बॉक्स भी दे सकता है, ये वाला बॉक्स भी दे सकता है. इसका मतलब गुड्स अभी तक नोन है ही नहीं. अगर गुड्स अभी तक नोन है ही नहीं मतलब अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं है, इसका मतलब इसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. तो ये था एकदम बेसिक रूल जो दिया था सेक्शन नंबर 18 में. फिर सेक्शन 19 बात करता है कि तुमको कैसे समझ में आएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. तो सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 बोलता है पार्टीज का इंटेंशन देखो.
पार्टीज का इंटेंशन देखो, तुमको इंटेंशन से समझ में आएगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। फिर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 बताता है इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। तुमको ये तीन जो लाइन है ऐसे की ऐसे याद रखना पड़ेगा। दिस आर 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। फर्स्ट इज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड थर्ड इज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केसेस। सबसे पहले ये बोलता है इंटेंशन चेक करने के लिए पार्टीज के टर्म्स देखो, पार्टीज के कंडीशंस देखो उनके कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि सेलर बोलता है बायर को कि बायर मैं तुझे गुड्स तो दे रहा हूं, लेकिन तुझे ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब तू मुझे पेमेंट करेगा। देखो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता, जब तक पेमेंट नहीं होता है गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यहाँ पे सेलर बोल रहा है बायर को जब तू मुझे पेमेंट करेगा तब तुझे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। मतलब उसने कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी उनके कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ओनरशिप तो यार पेमेंट के बाद ही ट्रांसफर होगी। तुमको समझ में आ गया, पेमेंट करो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अभी कंडक्ट क्या रहता है, कंडक्ट का मतलब रहता है एक्शंस ऑफ द पार्टीज। जो भी पार्टी हरकतें करती है, जो भी पार्टी एक्शंस करती है, उससे समझ में आ जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एग्जांपल समझना, इस सेलर ने इस बायर को गुड्स को दे दिया, गुड्स की डिलीवरी दे दिया, लेकिन ना अभी भी ओनरशिप में कंफ्यूजन है, इसको ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। फिर इस बायर ने क्या किया, इस बायर ने कुछ एक्शंस लिया, इस बायर ने कुछ एक्शन लिया, कुछ हरकतें की। क्या एक्शन लिया उसने ये जो गुड्स है उसको रीसेल कर दिया, या फिर इस गुड्स को प्लेज कर दिया। प्लेज मतलब गिरवी रखना। इसका मतलब क्या है, अगर बायर कोई गुड्स लेके आगे और बेच रहा है, इसका मतलब उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। या फिर बायर कोई गुड्स ले रहा है और आगे उसको गिरवी रख के लोन ले रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर वो प्लेज कर रहा है, अगर वो रीसेल कर रहा है, मतलब बेटा वो कुछ कंडक्ट कर रहा है, मतलब वो कुछ एक्शन कर रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्योंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, उससे समझ में आ जाएगा तुमको कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि ये बायर जाता है सेलर के पास गुड्स खरीदने के लिए। अब ये बायर सेलर को बताता है कि सेलर हमारे घर पे ना कल शादी है, वेडिंग है, तो मुझे अर्जेंटली 30 kg ऑफ राइस दे दो, 30 kg ऑफ व्हीट दे दो, 30 लीटर्स ऑफ ऑयल दे दो। उसने बोला इस सेलर को। अब वो क्या बोल रहा है, अर्जेंटली ये गुड्स को प्रोवाइड कर दो। अपने को सर्कमस्टेंसेस से समझ में आ रहा है, सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि वो अर्जेंट में गुड्स मांग रहा है। अर्जेंट में मांग रहा है मतलब उसको तुरंत डिलीवरी चाहिए, तुरंत ओनरशिप चाहिए। तो अपना लॉ बोलता है तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस भी बता सकते हैं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही। ये सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि यस ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो रही है क्योंकि उसको अर्जेंटली गुड्स चाहिए, वो फटाफट से गुड्स को यूज कर लेगा। आर यू गेटिंग पीपल? सो दिस इज हाउ द ओनरशिप इज चेक्ड। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि गुड्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए। फिर अपन ने देखा उसके बाद की इंटेंशन चेक करो। इंटेंशन 3 तरीके से चेक करते। फर्स्ट इज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड थर्ड इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। तुमको फिर समझ में आ जाएगा ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। अभी अगर मैम हमको ये कोई तरीके से, ठीक है, हमको अग्रीमेंट में भी कुछ लिखा नहीं था, सर्कमस्टेंसेस समझ में नहीं आया, एक्शन से समझ में नहीं आया, फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? मतलब ये तीनों तरीके अगर कुछ काम के नहीं है, इनसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फिर अपना लॉ बोलता है रुक जाओ, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे सेम चीज दी है कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है स्पेसिफिक गुड्स के केस में और असर्टेन गुड्स के केस में, तुम्हारे इंटेंशन, देखो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। बेटा सेम चीज है, कुछ भी नहीं रिपीटेड है। देखो यहाँ पे क्या था, कौन सा सेक्शन था, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 19(2), राइट। सेम चीज है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, सेम चीज है, रिपीटेड है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। सेम चीज यहाँ पे दी है, पार्टीज का इंटेंशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? पार्टीज का इंटेंशन देखा जाएगा। अब मुझे बताओ अपन ने क्या पढ़ा, इंटेंशन कैसे चेक करते? इंटेंशन अपन चेक करते टर्म्स के साथ, कंडक्ट के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ। सेम 3 वर्ड रिपीटेड है यहाँ पे। क्या है देखो, टर्म्स देखेंगे, ठीक है, कंडक्ट देखेंगे, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। उसके बाद अपना लॉ बोल रहा है अगर तुमको इससे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर तुमको सेक्शन 20 to 24 के रूल्स को देखना पड़ेगा। उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो तुमको समझ में आया। सबसे पहले अपन इंटेंशन देखेंगे, फिर अपन वो 3 पॉइंट देखेंगे। अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा, पार्टीज कुछ काम के नहीं है, पार्टीज ने अग्रीमेंट नहीं बनाया, उनके सर्कमस्टेंसेस समझ में नहीं आ रहा, उनके एक्शन से समझ में नहीं आ रहा, पार्टीज कुछ काम के नहीं है, तो बेटा अपन जाएंगे सेक्शन 20 to 24 के पास और वहां रूल्स को अप्लाई
करेंगे और ओनरशिप को चेक करेंगे। तो आ जाते हैं सेक्शन 20 पे, सेक्शन 20 to 24, राइट। फिर ये है 21, फिर ये है 22, ठीक है, दिस इज 23 और उसके बाद 24। तो यहां तक अपन चेक करेंगे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, अलग अलग केसेस को समझेंगे। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 20 बात करता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स मतलब सिलेक्टेड गुड्स। क्या रहते हैं ये? सिलेक्टेड गुड्स रहते हैं, मतलब तुमने गुड्स को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल मतलब लिख लो वहां पे तुम्हारे बुक में, डिलीवरेबल मतलब रेडी, द गुड्स आर रेडी, द गुड्स आर रेडी फॉर सेल, उसको बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। मतलब गुड्स पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, पूरी तरीके से उसकी लेबलिंग हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है, वो रेडी है सेल करने के लिए, पॉलिशिंग हो चुकी है, गुड्स में कुछ भी करना बाकी नहीं है, दैट आर डिलीवरेबल स्टेट। तो अपना लॉ बोलता है, क्या तुम्हारे गुड्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं? हम बोलेंगे हाँ। क्या तुम्हारे गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है? हम बोलेंगे हाँ। तो लॉ बोलता है फिर जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। When there is unconditional contract of sale of specific goods in deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अगर तुम्हारे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के थे। बेटा अपन जो रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो करते ना वो यही वाले रहते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो करते हैं ना वो यही वाले रहते हैं। एग्जांपल तुम्हारा लेते हैं, एज ए स्टूडेंट तुम जाते हो स्टेशनरी परचेज करने के लिए, नोटबुक परचेज करने के लिए तुम जाते हो, ठीक है, फिर तुम उसको ऑर्डर देते हो जो भी तुमको नोटबुक खरीदना है, मतलब तुम गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हो। क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में रहते हैं? हाँ, गुड्स रेडी रहते हैं, पूरी तरीके से गुड्स रेडी रहते हैं सेल करने के लिए, मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में भी रहते हैं। तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब जब तुमने उसको पेमेंट किया, जब तुम्हारा ट्रांजैक्शन चालू था, तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा ही होता है, जब अपने पेमेंट कर दिया, गुड्स रेडी है, मतलब ओनरशिप तुम्हारे पास गुड्स की तभी आ जाती है, तुरंत आ जाती है। तो सेम चीज अपना लॉ बोल रहा है, अगर तुम्हारे गुड्स रेडी है, अगर तुम्हारे गुड्स सिलेक्टेड है, तो ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही चली गई, ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही पास हो गई। दिस इज सेक्शन नंबर 20। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अभी मैम ये क्या है टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट? मतलब बेटा गुड्स रेडी नहीं है, गुड्स रेडी होने वाले हैं, हो सकता है गुड्स की पैकिंग बाकी है, गुड्स की लेबलिंग बाकी है, गुड्स में कुछ काम करना बाकी है, गुड्स को पॉलिश नहीं किया अभी तक, कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन गुड्स रेडी नहीं है, गुड्स रेडी होने वाले हैं। तो आप लिख लो गुड्स आर नॉट रेडी फॉर सेल, इसको बोलते हैं टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, एंड दिस इज सेक्शन नंबर 21। अब मुझे लॉजिकली बताना, अगर गुड्स अभी तक रेडी नहीं है तो इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अपना लॉ बोलता है अगर गुड्स रेडी नहीं है तो सेलर सबसे पहले गुड्स को रेडी कर लो, सबसे पहले गुड्स को रेडी कर लो, और जैसे ही तुम्हारे गुड्स रेडी हो जाता है बायर को नोटिस दे दो, मतलब बायर को बता दो, इन्फॉर्म कर दो। जैसे तुमने गुड्स रेडी कर दिया, उसको इन्फॉर्म कर दिया, तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सेम चीज ये यहाँ पे, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। मतलब सिंपल सी भाषा में काम बाकी है, मैं एग्जांपल दूंगी अभी, कुछ काम बाकी है गुड्स में, तो उस केस में द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन। अंटिल सच थिंग इज डन मतलब जो भी तुम्हारा काम बाकी है काम कर लो, उसके बाद एंड मतलब मैम, एंड मतलब बेटा कंपल्सरीली बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, मतलब सेलर को, बायर को नोटिस देना पड़ेगा, सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बायर को। वो कॉल पे भी कर सकता है, वो ईमेल के थ्रू भी कर सकता है, उसको जाके बता भी सकता है, नोटिस कोई भी तरीके से दे सकता है, ठीक है, ओरली दे सकता है, रिटर्न तरीके से दे सकता है, बट सेलर को, बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नोटिस मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बायर तेरे गुड्स रेडी हो चुके हैं। अगर उसने ये काम कर दिया तो वही की वही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। एग्जाम्पल समझना, मैं जाती हूँ लैपटॉप परचेज करने के लिए, मैंने ये व्हाइट वाला लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे सेलर बोलता है कि मैम इसमें ना अभी तक सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल नहीं किया है, कुछ सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन बाकी है, तो जैसे ये काम हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गुड्स में कुछ काम पेंडिंग है, अभी तक गुड्स रेडी नहीं है सेल होने के लिए। तो जैसे ही उसने फिर इंस्टॉलेशन कर लिया सारे सॉफ्टवेयर का, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि मैम आपके गुड्स रेडी है, आप आके डिलीवरी ले सकते हो। मतलब उसने काम भी पूरा कर दिया, उसने काम भी पूरा कर दिया। ये आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट, थिंग इज डन। एंड सेकेंड इज उसने मुझे नोटिस भी दे दिया, कॉल करके उसने मुझे बता भी दिया
इसका मतलब तुरंत जैसे उसने मुझे बताया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज वेरी लॉजिकल, राइट? दिस इज वेरी लॉजिकल. नेक्स्ट इज specific goods in the deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to a certain price. अभी मैम ये क्या है बेटा? थर्ड वाला केस ऐसा है कि इस केस में तो गुड्स रेडी भी है, गुड्स पूरी तरीके से रेडी है, पैकिंग है, लेबलिंग है, सब कुछ सही तरीके से है, लेकिन प्राइस निकालना बाकी है, प्राइस का कैलकुलेशन बाकी है. गुड्स की अभी तक प्राइसिंग नहीं की है सेलर ने. ये आ गया थर्ड वाले केस में. हो सकता है कि गुड्स को वेट करना है, गुड्स को मेजर करना है, गुड्स को टेस्ट करना है. कुछ ना कॉम्प्लेक्स गुड्स रहते हैं, कुछ अलग टाइप ऑफ गुड्स रहते हैं, ठीक है, जिसका प्राइसिंग बाकी रहती है. तो उस केस में क्या होगा अगर गुड्स को मेजर करना है, वेट करना है, तो बहुत सिंपल सी भाषा में अपना लॉ बोलता है, ठीक है, प्राइस निकालना बाकी है तुम्हारे गुड्स की. सेलर बोलेगा हाँ. तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है गुड्स की प्राइस निकाल लो और उसके बाद बायर को इन्फॉर्म कर दो. तुमने दोनों चीजें कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. कितना सिंपल है देखो. Where there is a contract of sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test, or do some act thing to reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property, ये important है, the property does not pass until such thing is done or act is done and the buyer has notice thereof. फिर से सेम चीज, प्राइस को असर्टन कर लो भाई और उसके बाद नोटिस दे दो बायर को, तुम्हारी जो गुड्स की ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी. एग्जाम्पल गोल्ड. जो गोल्ड रहता है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स गुड्स है. जैसे तुमने गोल्ड चूज कर लिया, एग्जाम्पल मैंने बोला सेलर को कि मुझे ना ये वाली ज्वेलरी चाहिए, मुझे ना ये गोल्ड की ये वाली ज्वेलरी चाहिए, मैंने चूज कर लिया, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती. तुमको पता है गोल्ड को चेक करने के लिए, उसकी प्राइसिंग निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले वो गोल्ड की प्योरिटी चेक करता है कि गोल्ड 18K का है कि 22K का है. गोल्ड की पूरी प्योरिटी चेक करेगा. उसके बाद वो हॉलमार्क देखेगा, उसके बाद वो उसका वेट निकालेगा, उसके बाद अगर उसमें कोई स्टोन होंगे ना, अगर इसमें कोई अलग स्टोन होंगे ना, वो स्टोन को निकालते, उसके बाद उसका प्रॉपरली वेट चेक करते, उसके बाद उसकी प्राइसिंग की जाती है, बाद में इनवॉइसिंग की जाती है. मतलब सोचो कितनी सारी स्टेप्स है. वो हॉलमार्क चेक कर रहा है, वो प्योरिटी चेक कर रहा है, उसके बाद वो प्रॉपरली वेट कर रहा है, फिर प्राइसिंग कर रहा है, फिर सेल कर रहा है. इतनी सारी स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट? तो अगर तुम्हारे गुड्स ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं तो पहले प्राइसिंग कर लो, उसके बाद उसको नोटिस दे दो बायर को, उसके बाद ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगी. देखो कितना अच्छा रूल बनाया लॉ ने. पहले उन्होंने पार्टीज को फ्लेक्सिबिलिटी दी टर्म्स बताने के लिए. अगर पार्टीज फ्लेक्सिबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहे, टर्म्स नहीं बता रहे, फिर उन्होंने ये अजम्पशन वाले रूल बनाए. समझना पूरी स्टेप से हर चीज की. पहले पार्टीज को टर्म्स बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी. ये वाले पॉइंट में पहले पार्टी को बोला गया था कि तुम चूज करो कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी, लेकिन अगर पार्टी चूज नहीं कर पा रहे, उनके ट्रांजैक्शन से समझ में नहीं आ रहा, फिर लॉ बीच में आती है और लॉ बोलती ठीक है तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे, फिर मैं आता हूं और मैं बताऊंगा तुमको सेक्शन 20 to 24 में ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी. तो ये एक अजम्पशन वाले रूल है. क्या है बेटा? ये है अजम्पशन वाले रूल. ठीक है. नेक्स्ट इज अनअसर्टन गुड्स. अभी तुम मुझे इसका आंसर दोगे. मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था अनअसर्टन मतलब क्या रहता है. एक वर्ड को याद करो बेटा, अननोन गुड्स. क्या रहता है? अननोन गुड्स. ऐसे गुड्स जो अभी तक अपने को पता ही नहीं कि कौन से मिलने वाले हैं. अगर तुमको पता ही नहीं तुमको कौन से गुड्स मिलने वाले हैं तो उसकी ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती. उसकी ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती. तो मैम फिर कब होगी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर? तो बेटा पहले गुड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? गुड्स को फाइनल सिलेक्शन करना पड़ेगा. और उस फाइनल सिलेक्शन की प्रोसीजर दी है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या रहता है? लिख लो वहां पे, फाइनल सिलेक्शन ऑफ गुड्स. फाइनल सिलेक्शन ऑफ गुड्स उसको बोलते अप्रोप्रिएशन. सिंपल सी भाषा में ये जो है ना टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इंस्टीट्यूट इसको लगातार पूछती है और आगे भी पूछ सकती है. इसको अच्छे से देखना. तो देखो ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में दिया क्या है. ये वाले रूल में बस एक ही चीज दी है. ठीक है. अगर तुम्हारे गुड्स अनअसर्टन है मतलब अननोन गुड्स है, अभी तक तुमने सिलेक्ट नहीं किया, तो उसकी प्रोसीजर क्या है पूरी सिलेक्ट करने में? बस ये प्रोसीजर को बताया गया है, एकदम स्टेप वाइज बताया गया है, धीरे धीरे, बस और कुछ नहीं है इसमें. एकदम लॉजिकल फ्लो से बताती हूँ, समझना. सबसे पहले क्या बोला है? असेंशियल. क्या बोला है? असेंशियल. ठीक है. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स और फ्यूचर गुड्स. बेटा अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं अनअसर्टन गुड्स के बारे में. तो कॉन्ट्रैक्ट किसका रहेगा? अनअसर्टन गुड्स का रहेगा. सिंपल. अभी एग्जाम्पल समझना, फिर तुमको आगे के पॉइंट समझ में आएंगे. एकदम कंसेप्चुअली हर चीज को समझाऊंगी. अभी ना जो भी मैं एग्जांपल देती हूँ ना, डे टू डे के एग्जांपल देती हूँ ताकि ना तुम लोग लिंक कर पाओ अपने डे टू डे लाइफ से और तुमको प्रैक्टिकली सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए.
अभी मैं जाती हूँ एक शॉपकीपर के पास, एक किराना शॉपकीपर के पास, और मैं उसको बोलती हूँ कि भैया मुझे एक ऑयल की कैन चाहिए और मुझे 50 केजी ऑफ राइस चाहिए। मुझे ऑयल की कैन चाहिए और 50 केजी ऑफ राइस चाहिए। उसके गोडाउन में ये सारे गुड्स थे, इतनी सारी ऑयल की कैन थी, इतने सारे राइस थे। अब इसमें से वो मुझे कौन सी कैन देगा? ये वाली भी दे सकता है, ये वाली भी दे सकता है, ये वाली भी दे सकता है। वो मुझे राइस ये वाले भी दे सकता है, ये वाले भी दे सकता है। इसका मतलब कौन से गुड्स मुझे मिलने वाले हैं मुझे नहीं पता। इसी को तो बोलते अनसर्टेन गुड्स, इसी को तो बोलते अनसर्टेन गुड्स। अभी इस अनसर्टेन गुड्स को, अननोन गुड्स को नोन गुड्स कैसे बनाया जाएगा, वो ही दिया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने तुमको बताया था यूनिट नंबर 2 में कि डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स के बारे में जानकारी देना। यहाँ पे मैंने सेलर को बोला कि मुझे एक ऑयल की कैन चाहिए और मुझे राइस चाहिए, ये मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बता दिया। तो जो मेरे फाइनल गुड्स है, जो गुड्स सिलेक्ट किए जाएंगे वो उसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए। ये तो अपने पहले ही पढ़ लिया था, गुड्स हमेशा डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। तीसरी बात, द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब वो रेडी होना चाहिए, गुड्स रेडी होना चाहिए। इस केस में गुड्स रेडी है, देखो ये सैक पूरी तरीके से पैक है, ये ऑयल भी पूरी तरीके से पैक है, एकदम रेडी है सेल होने के लिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली, अनकंडीशनली मतलब उसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएटेड मतलब फाइनल सिलेक्शन, क्या है? फाइनल सिलेक्शन ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स है उसका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन मतलब देखो अभी क्या होगा, इसमें से एक कैन मुझे वो ऑयल की दे देगा और ये एक सैक मुझे दे देगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन किस तरीके से होगा? सिलेक्शन होगा अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर और द बायर। इसका मतलब मैम जो गुड्स का सिलेक्शन है, क्या वो सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है? यस बेटा, सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है। लेकिन अगर सेलर ने किया तो वो असेंट लेगा बायर की। असेंट मतलब यहाँ पे समझ के चलो कंसेंट या फिर कंफर्मेशन लेगा या फिर उसको बताएगा, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा? असेंट लेगा यहाँ पे बायर की, या फिर बायर अगर करता है तो वो असेंट लेगा सेलर की। सही बात है। अभी देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली रियल लाइफ में सेलर ही अप्रोप्रिएट करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा बताए? सेलर क्या करेगा? जाएगा अपने गोडाउन में और तुमको ये कैन और ये राइस का सैक दे देगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में सेलर ही अप्रोप्रिएट करेगा। कुछ कुछ केसेस में बायर भी अप्रोप्रिएट कर सकता है, कुछ कुछ केसेस में बायर भी अप्रोप्रिएट कर सकता है। कब? अगर सेलर और बायर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो। देखो अगर एक ही शॉपकीपर के पास मैं बहुत सालों से जाती हूँ, मैं 3-4 साल से उसी के पास जाती, सारे गुड्स में उसी से खरीदती, मतलब सेलर और बायर का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। सेलर और बायर का बॉन्ड बहुत अच्छा, तो सेलर क्या बोलेगा कि मैम आप जाओ गोडाउन में, आप देख लो, आपके हिसाब से गुड्स को चूज कर लो। इसका मतलब क्या है? उसकी असेंट से, उसके कंफर्मेशन से मैंने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया। आर यू गेटिंग? अगर सेलर और बायर का बॉन्ड बहुत अच्छा है तो बायर भी गुड्स को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद द असेंट मतलब जो कंफर्मेशन है या फिर जो परमिशन है वो मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसे ही तुम एक्सप्रेस वर्ड सुनो तुम्हारे दिमाग में वर्ड आना चाहिए ओरल और रिटन। मतलब ये जो कंफर्मेशन है वो रिटन तरीके से भी ले सकती है या फिर ओरल तरीके से भी ले सकती है। रिटन देखो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लिया जाएगा, रिटन तरीके से कंफर्मेशन कोई नहीं लेता। हाँ, ओरली मतलब क्या? बातचीत करके। इस केस में तो ऐसा ही हुआ, मुझे सेलर ने बोला कि मैम आप जाओ गोडाउन में और आपके हिसाब से गुड्स को चूज कर लो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो असेंट थी वो एक्सप्रेस तरीके से थी। दूसरा केस आ जाएगा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब बातचीत करके नहीं, रिटन तरीके से नहीं, एक्शन के थ्रू। एक्शन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि मुझे कंफर्मेशन दिया गया है गुड्स चूज करने का। ये कब होगा? जो मैंने अभी बताया था, अगर सेलर और बायर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत सालों से है, तो क्या होगा? यहाँ पे बायर जाएगा और सीधा गुड्स को सिलेक्ट कर लेगा। मतलब वो एक्शन के थ्रू बता रहा है कि मैंने गुड्स का अप्रोप्रिएशन कर लिया। अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो ही ये केस पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द असेंट में बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अब ये जो कंफर्मेशन है वो बता रहे कि ये पहले भी हो सकता है या फिर बाद में भी दी जा सकती है सिलेक्शन के बाद। यूजुअली नॉर्मल केस में ये जो असेंट है वो पहले दी जाएगी, मतलब देखो सिलेक्शन के पहले बताया जाएगा कि हाँ तुम गुड्स ले सकते हो, तो ही बाहर जाके गुड्स लेगा ना। पहले मुझे सेलर क्या बोलेगा कि हाँ मैम आप जाओ गुड्स को ले लो, मतलब उसने पहले मुझे कंफर्मेशन दिया, बाद में मैं सिलेक्शन कर रही हूँ। रियल लाइफ में बिफोर ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। आफ्टर कब रहेगा? जब सेलर और बायर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब वो सेलर को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, उसकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, तो क्या होगा? मैं जाऊंगी सीधा उसके गोडाउन में, सीधा गुड्स को चूज कर लूंगी, बाद में उसको बता दूंगी कि सेलर मैंने तुम्हारे गोडाउन से गुड्स ले लिया। मतलब ये जो कंफर्मेशन है मैं उसको सिलेक्शन के बाद दे रही हूँ। पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। अगर बॉन्डिंग अच्छी है
तो तुम उसको ऐसे याद रख लो, तुमको याद आ जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा ही है इसका लॉजिक। सो पीपल आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पहले अपन ने क्या देखा बेटा, पहले अपन ने ये देखा कि मैम जो पहली बात तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टेन गुड्स का होना चाहिए। उसके बाद अपन ने ये देखा कि डिस्क्रिप्शन मैच करो, क्वालिटी मैच करो। उसके बाद अपन ने ये देखा कि डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। फिर तुम अप्रोप्रिएशन कर लो, एकदम फाइनल वाला। अब जो अप्रोप्रिएशन है वो सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है। सेलर करेगा तो बायर की परमिशन से करेगा, बायर करेगा तो सेलर की परमिशन से करेगा। ये जो असेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, वो पहले भी ले सकते हैं या फिर वो बाद में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस is the step, these are the essential as per section 23 subsection 1 and this is very 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 important. Okay, next is people section 23 subsection 2 क्या बोलता है, where the seller delivers the goods to the buyer or to the carrier or other bailee whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer and मतलब this condition is necessary, does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods of the contract. ये जो वर्ड्स है ना, लॉ के वर्ड्स देख के तुम कंफ्यूज होना ही मत, बहुत सिंपल सी भाषा में बताती हूँ क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है अगर कोई सेलर, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुना, हर एक वर्ड ध्यान से सुनना, अगर कोई सेलर गुड्स को डिलीवर करता है बायर को या फिर कोई कैरियर को, कैरियर मतलब क्या रहता है, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, जो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस केस में समझना ये सेलर है, इसने गुड्स दे दिया कैरियर वाले के पास, देखो ये है बेटा ट्रांसपोर्टर, ठीक है ट्रांसपोर्टर, तो इस सेलर ने फर्नीचर दे दिया इस ट्रांसपोर्टर के पास। तो अपना लॉ बोलता है अगर सेलर ने गुड्स दे दिया ट्रांसपोर्टर के पास और एंड यहाँ पे क्या है, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। मैम इसका मीनिंग क्या है, मतलब सेलर ने अपने पास कोई भी ओनरशिप का राइट नहीं रखा, सेलर ने अपने पास ओनरशिप का राइट नहीं रखा। अगर सेलर गुड्स देता है इस कैरियर वाले को और उसने अपने पास ओनरशिप का राइट नहीं रखा तो ऐसा डीम किया जाएगा, यहाँ पे वर्ड क्या है, ऐसा डीम किया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर के पास। जैसे ही इस सेलर ने कैरियर वाले के पास फर्नीचर दे दिया, उसने अपने पास ये राइट नहीं रखा, राइट ऑफ डिस्पोजल अपन डिस्कस करेंगे अभी, उसने अपने पास ये राइट नहीं रखा तो ऐसा माना जाएगा तुरंत ही, जैसे इसने गुड्स दे दिया तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर के पास। दिस इज सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। अभी समझते ये क्या है, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ये लिख के ले लो, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब सेलर कीपिंग द गुड्स राइट विथ हिमसेल्फ। रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब जब भी तुम ये वर्ड सुनोगे उसका मतलब क्या है, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब जब सेलर ओनरशिप का राइट अपने पास रखता है उसको बोलते हैं रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। जब सेलर ओनरशिप का राइट खुद के पास रखता है उसको बोलते हैं रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज है, डज नॉट, मतलब सेलर ने राइट नहीं रखना चाहिए। ठीक है मैम, एक समरी दे दो। तो बेटा समरी ये है, अगर सेलर गुड्स देता है कैरियर वाले को, उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा तो ऐसा माना जाएगा तुरंत ही बायर के पास ओनरशिप चली गई। बस इतना सिंपल सा दिया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज goods sent on approval or on sale or return basis, section 24. Now comes a very special case, another important question. इसको भी स्टार मार्क कर लो, this is very important. इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है इस वाले में से और इस टॉपिक में से। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 24. नाउ दिस इज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन को समझाती हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें बायर गुड्स खरीदता है सेलर से, गुड्स को परचेज करता है, लेकिन परचेज करते टाइम बायर सेलर को बोलता है कि सेलर अगर मैं क्या करता हूँ, ये गुड्स को अपने पास रखता हूँ ट्रायल बेसिस पे, अगर मुझे गुड्स पसंद आते हैं तो मैं अपने पास रखूंगा, अगर मुझे गुड्स पसंद नहीं आते हैं तो मैं तुझे वापस रिटर्न कर दूंगा। दिस इज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसे इसका नाम क्या है, ऑन सेल मतलब उसने परचेज किया, और रिटर्न या फिर वो रिटर्न कर देगा गुड्स। दिस इज ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यूजुअली जो ऐसा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होता है रियल लाइफ में एक होलसेलर और रिटेलर के बीच में होता है।
रिटेलर और कस्टमर के बीच में ऐसा ट्रांजेक्शन मोस्टली नहीं होता, जनरली नहीं होता। देखो एक आधी बार हो सकता है बट जनरली प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता। ये ट्रांजेक्शन देखा जाता है मोस्टली होलसेलर के बीच में और रिटेलर के बीच में, क्योंकि होलसेलर क्या करता है, बल्क में गुड्स बेचता है, लाइक बड़ा बिजनेसमैन रहता है वो बल्क में गुड्स बेचता है रिटेलर को। तो इस केस में ना वो क्या करता है, रिटेलर जब भी गुड्स खरीदता है होलसेलर से तो उसको बोल के रखता है कि जितने गुड्स मैं आगे कस्टमर को सेल कर पाया मैं सेल कर दूंगा और तुमको पैसा प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो गुड्स सेल नहीं होते हैं मैं तुमको वापस रिटर्न कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी एग्रीमेंट्स बनाई जाती है होलसेलर के बीच में और रिटेलर के बीच में रियल लाइफ में। तो अपन उसी एग्जांपल के साथ चलते होलसेलर और रिटेलर का समझना। अभी देखना बेटा, ये होलसेलर रहता है, ये रिटेलर रहता है, ठीक है। ये होलसेलर क्या करता है, ज्वेलरी को सेल करता है। इस रिटेलर ने इस होलसेलर से बल्क में ज्वेलरी परचेज किया, बहुत सारी ज्वेलरी परचेज किया। रिटेलर बोलता है होलसेलर को कि होलसेलर मैं क्या करता हूँ 2 मंथ्स में कोशिश करता हूँ ये सारी ज्वेलरी सेल करने का, जितनी भी ज्वेलरी सेल होती है 2 महीने में मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। अगर एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स अगर ज्वेलरी सेल नहीं होती है तो 2 महीने बाद में तुमको सारे गुड्स वापस कर दूंगा, सारी ज्वेलरी वापस कर दूंगा जो जो सेल नहीं हो पाती। सो दिस इज सेल और रिटर्न। एक तो वो सेल करेगा, जो ज्वेलरी बच जाएगी वो रिटर्न कर देगा। आर यू गेटिंग? सो दिस इज सेल और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में मैम फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? इस केस में मेन पॉइंट ये है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर वो रिटर्न भी कर सकता है। तो समझना, अपने बुक में 3 पॉइंट्स बताए। First is when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction। अगर इस रिटेलर ने इस होलसेलर को कॉल करके बताया एग्जांपल कि होलसेलर मैं तुम्हारी ज्वेलरी एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता हूं, मुझे सारी ज्वेलरी परचेज करनी है, उसने खुद एक्सेप्टेंस दिया, इसका मतलब उसकी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी जब भी उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। मैम अगर इस रिटेलर ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अपना लॉ बोलता है इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। रिटेन मतलब अपने पास गुड्स रखता है। इफ द टाइम हैज बीन फिक्स फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम। अगर रिटेलर होलसेलर को कुछ भी इंफॉर्म नहीं करता है ज्वेलरी के बारे में, और अपने देखा था, अपने 2 महीने का भी इसमें टाइम देखा था, वो 2 मंथ्स मांगता है होलसेलर से, 2 मंथ्स का फिक्स पीरियड टाइम था। अगर 2 महीने बाद भी यहाँ पे रिटेलर ने उसको कॉल करके कुछ बताया नहीं, कुछ एक्सेप्टेंस दिया नहीं, फिर भी वो ज्वेलरी को अपने पास रख रहा है, अगर फिक्स टाइम के बाद भी अगर वो ज्वेलरी को अपने पास रख रहा है, उस केस में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स। एंड सेकेंड इज अगर तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं था तो रिजनेबल टाइम में ओनरशिप का ट्रांसफर माना जाएगा। अब रिजनेबल टाइम डिपेंड करेगा केस टू केस। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो 2 दिन रहेगा रिजनेबल टाइम, नॉर्मल गुड्स है तो 2 से 3 महीने रिजनेबल टाइम रह सकता है, जैसे 8 महीने 1 साल इज नॉट अ रिजनेबल टाइम, राइट। तो रिजनेबल टाइम डिपेंड करेगा केस टू केस, और तुमको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन तुम लो मत, ठीक है। क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ जाएगा। अभी बात ये आती है, अगर उनका फिक्स टाइम था कि 2 महीने में रिटेलर ने ज्वेलरी वापस करना चाहिए होलसेलर को, फिर भी रिटेलर अगर होलसेलर को ज्वेलरी वापस नहीं करता है, उस केस में ऐसा माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अगर टाइम फिक्स नहीं था तो रीजनेबल टाइम में माना जाएगा। नेक्स्ट इज पीपल ही डज समथिंग टू द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, एग्जांपल ही प्लेजेस और रीसेल्स द गुड्स। थर्ड इज रिटेलर क्या करता है, उसने ना ये जो ज्वेलरी थी आगे कस्टमर को सेल कर दिया। अगर वो आगे कस्टमर को सेल कर रहा है, इसका अजम्पशन क्या रहेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, तो तभी माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। या फिर इस रिटेलर ने आगे प्लेज कर दिया, प्लेज मतलब गिरवी रखना, उसने ज्वेलरी आगे प्लेज पे दे दिया और उसके बदले लोन ले लिया, मतलब क्या हो रहा है, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया गुड्स का, माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। या फिर उसने गिफ्ट दे दिया अपनी वाइफ को, इस ज्वेलरी को उसने क्या किया, अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिया, मतलब माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, इस केस में भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड केस ये है, अगर वो कोई भी हरकत करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है जिससे हमको समझ में आ रहा है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, देन दैट विल बी कवर्ड इन द थर्ड केस और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी। तो अपन ने ये देखा, सेल और रिटर्न के केस में गुड्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, और इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी? फर्स्ट केस अगर वो खुद अप्रूवल दे रहा है, खुद एक्सेप्टेंस दे रहा है। दूसरा केस अगर टाइम फिक्स था तो वो टाइम के बाद ओनरशिप मानी जाएगी, टाइम फिक्स नहीं था तो रीजनेबल टाइम के बाद ओनरशिप मानी जाएगी। थर्ड केसेस वो कोई ऐसी हरकत करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे अपने को समझ में आ गया वो गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, जैसे कि रीसेल करना, जैसे कि किसी को गिफ्ट देना, जैसे कि किसी को प्लेज पे देना। सो दिस इज सेल और रिटर्न बेसिस, और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी
इन तीनों केसेस में। ओके, नेक्स्ट इज पीपल सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ सेल और रिटर्न ओनली, ये इसका स्पेशल टाइप है कैश रिटर्न। यहाँ पे अपने को लॉ बोल रहा है कि हमने तुमको यहाँ पे तो बता दिया कि इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी, लेकिन समझना अगर इस केस में होलसेलर ने बहुत सारी ज्वेलरी दिया था रिटेलर के पास, लेकिन उसको बोला था कि रिटेलर जब तक तू मुझे पेमेंट नहीं करेगा, जब तक मेरे पास गुड्स का पेमेंट नहीं आ जाता, तेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होंगी। ये बात बताया था इस होलसेलर ने इस रिटेलर को, तो जब तक यहाँ पे वो जो बायर है जब तक उसने पेमेंट नहीं किया उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेम चीज बताई गई है। It may be noted that where the goods have been delivered by sale or return basis, on the goods to remain to the property of the seller till they are paid। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक यहाँ पे बायर पेमेंट नहीं करेगा उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे कोई टर्म्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में थे तो यहाँ पे बायर को पेमेंट करना ही पड़ेगा तो ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो मैम अगर ऐसी कंडीशन इंक्लूड हो जाती है फिर ये अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं बेटा, ये अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सेलर ये कंडीशन बताता है कि मुझे पहले पेमेंट चाहिए तो ये रूल्स फिर कुछ काम के नहीं रहे, ये रूल्स फिर कुछ काम के नहीं रहे, बस ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, पहले पेमेंट आएगा फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी, फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर कैश के टर्म्स आ चुके हैं देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल जब कैश की कोई ऐसे टर्म्स नहीं है तो। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सेक्शन 25। अभी ये सेक्शन क्या बोलता है देखो, अपन ने ऑलरेडी इसका मीनिंग देख लिया था। जब सेलर अपने पास राइट रखता है ओनरशिप का, जब सेलर अपने पास ही राइट रखता है ओनरशिप का, वो ट्रांसफर नहीं करता, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अभी मैम सेलर ऐसा क्यों करेगा बेटा? यूजुअली रीजन रहता है पेमेंट का। अगर सेलर को डाउट है बायर पे कि बायर यार पेमेंट करेगा गुड्स का कि नहीं करेगा, अगर उसको डाउट है तो इस केस में वो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल यूज कर सकता है, मतलब वो ओनरशिप का जो राइट है अपने पास रख सकता है। तो यूजुअली यही वाला रीजन रहता है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज दी है, दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर। The property therein will not pass to the buyer till the condition imposed if any by the seller has been fulfilled। जैसे कंडीशन पुट कर सकता है सेलर कि बायर पहले तो मुझे पेमेंट करेगा, अगर तो मुझे पेमेंट करेगा ना तो ही तुझे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। These are the condition which the seller can put before the buyer, कि जब तक तो पेमेंट नहीं करेगा तो जो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। दिस इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। आगे अपना लॉ बोलता है कि ये दो सिचुएशन में हम ऐसा डीम कर लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि ये दो सिचुएशन में रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल होता ही है। ये दो केसेस में रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल होता ही है। रिसेंट एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आया था डायरेक्टली फॉर 7 मार्क्स, तो इसको अच्छे से समझना, लॉजिकल है और कंसेप्चुअल है। कौन से दो केसेस है? इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज और बाय बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट। इसका मतलब समझना, जब गुड्स ना शिप के थ्रू जाते हैं तब यूज होता है बिल ऑफ लीडिंग, जब गुड्स ना रेलवे के थ्रू जाते हैं तो यूज होता है रेलवे रिसिप्ट। क्या यूज होता है? रेलवे रिसिप्ट। अगर सेलर बिल ऑफ लीडिंग देता है, मतलब शिप के थ्रू गुड्स को भेजता है या फिर रेलवे के थ्रू भेजता है, अगर वो उस बिल ऑफ लीडिंग पे या फिर रेलवे रिसिप्ट पे, देखो ऐसे रहती है बिल ऑफ लीडिंग, दिस इज बिल ऑफ लीडिंग, अगर वो बिल ऑफ लीडिंग पे या फिर रेलवे रिसिप्ट पे ऐसा लिख के भेजता है, द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, मतलब वैसे बता रहा है कि गुड्स डिलीवर तभी होंगे जब सेलर का ऑर्डर रहेगा। अगर ये बिल ऑफ लीडिंग पे ऐसा कोई सेंटेंस रहता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट पे ऐसा कोई सेंटेंस रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि अभी भी सेलर के पास राइट है, सेलर के ऑर्डर पे ही राइट है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि अभी भी गुड्स पे जो राइट है वो सेलर का है, वो बायर का नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। Next is people where the seller draws a bill on the buyer for the price and send to him a bill of exchange together with the bill of lading। जब सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज, सबको पता ही होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, अपन पढ़ेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिटेल में। अगर सेलर क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, जो जिसको पैसा आना रहता है ना वो बिल को ड्रॉ करता है, उसको ड्रॉवर बोलते हैं। ठीक है, तो सेलर को अगर पैसा आना है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, तो वो ड्रॉवर बन जाएगा, और जो पर्सन को पेमेंट करना रहता है उसको ड्रॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में सेलर क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर देगा और उसके बाद वो बायर को भेज देगा। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा, बिल ऑफ लीडिंग भी भेजा, और बायर ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा कि अभी भी गुड्स का जो राइट है वो सेलर के पास है, बायर के पास नहीं गया।
सेम चीज दी है यहाँ पे, सेम चीज है। बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस और पेमेंट द बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट और पे द बिल। बायर ने बिल ऑफ लीडिंग भी वापस कर देना चाहिए अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर पेमेंट नहीं करता है। तो फिर से समझना सेकंड वाला पॉइंट, यहाँ पे बोला गया है कि देखो सेलर तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजता है और बिल ऑफ लीडिंग भी भेजता है। अगर तुमको सेलर दोनों भेज रहा है तो तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर इस केस में बायर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करता है तो बिल ऑफ लीडिंग भी वापस कर दो, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप सेलर के पास है, तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं आएंगी क्योंकि तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज सेकंड assumption. These are the two assumption and you have to learn it by heart. So people, once again, फर्स्ट असम्पशन ये बोलता है अगर सेलर बिल ऑफ लीडिंग देता है या फिर रेलवे रिसिप्ट देता है बायर को और उस पर लिखा हुआ रहता है द गुड्स आर डिलीवरेबल एट द ऑर्डर ऑफ द सेलर, मतलब जो गुड्स रहेंगे वो सेलर के ऑर्डर पे ही डिलीवर होंगे, ये कंडीशन लिखी है। इसका मतलब ये है उसकी जो ओनरशिप है सेलर के पास ही है। ये अजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन है, क्या है ये अजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन है। सेकेंड इज अगर सेलर तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे रहा है, तुमको बिल ऑफ लीडिंग भी दे रहा है, तुमने उसका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया, भाई कैसे नहीं किया तुमने, क्यों नहीं किया, नहीं किया अगर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज तो तुमको बिल ऑफ लीडिंग भी वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है गुड्स का, सेलर को वापस बिल ऑफ लीडिंग दे दो क्योंकि सेलर का ही राइट है। Are you getting people? I hope this is clear to you. Okay, I hope this is clear to you. नेक्स्ट इज पीपल सेक्शन 26, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 26 बात करता है अगर गुड्स की ओनरशिप सेलर के पास है तो उसका रिस्क भी सेलर के पास रहेगा, अगर गुड्स की ओनरशिप बायर के पास है तो उसका रिस्क भी बायर के पास रहेगा। मतलब रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को, रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को, दिस इज द रूल। मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि मैं मोबाइल खरीदती हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल परचेज करती हूँ, फिर न्यू मोबाइल में खरीद के घर पे जाती हूँ, तो जब मैं रास्ते से जाती हूँ तो तुरंत मतलब अराउंड 30 मिनट्स में मैंने न्यू मोबाइल परचेज किया और तुरंत आधे घंटे में ही मेरा मोबाइल टूट जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो उस केस में लॉस को कौन बियर करेगा, सेलर की बायर? उस केस में अगर मैंने मोबाइल को परचेज कर लिया मतलब ओनरशिप मेरे पास आ गई, अगर ओनरशिप मेरे पास आ गई मतलब गुड्स की रिस्क भी मेरे पास आ गई। ये बात को याद रखना, जिसके पास ओनरशिप रहेगी वही रिस्क को बियर करेगा, तो रिस्क भी मेरी हो जाएगी। अगर बाद में गुड्स को कुछ भी हो जाते हैं तो उसका जो डैमेज है वो मुझे ही पे करना पड़ेगा। दिस इज द रूल एज पर सेक्शन 26। सो सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर एंड बायर्स रिस्क आफ्टर द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम द सेलर, ठीक है। लेकिन तुमको दो बातें याद रखनी है, टू क्वालिफिकेशंस, मतलब दो चीजों पे ध्यान देना। फर्स्ट इज इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर द गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टीज इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड लॉस व्हिच माइट नॉट हैव अराइजन बट फॉर द डिफॉल्ट। ये क्या बोल रहा है मैम? बेटा ये बोल रहा है अगर डिलीवरी में डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेलर और बिकॉज ऑफ द बायर, तो जो पार्टी की वजह से डिफॉल्ट हो रहा है वही लॉस को बियर करेगा। एग्जाम्पल सेलर बोल रहा है बायर को कि बायर तेरे गुड्स रेडी हो चुके हैं, फटाफट से आके डिलीवरी ले ले गुड्स की। वो बोलता है ठीक है मैं ले लूंगा, और वो आता ही नहीं है। 3 दिन के बाद फिर से सेलर उसको कॉल करता है कि बायर गुड्स की डिलीवरी ले ले, बायर नहीं आता है। 1 हफ्ते हो जाते, 2 हफ्ते हो जाते, 3 हफ्ते हो जाते, बायर अभी तक नहीं आया गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। अभी इसमें सेलर का नुकसान हो गया, सेलर को गोडाउन का रेंट पे करना पड़ा, एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ा बायर की वजह से। तो अपना लॉ बोल रहा है जिसकी वजह से भी डिले हो जाता है डिलीवरी में वो पार्टी डिफॉल्ट मानी जाएगी और उसको सारे लॉसेस बियर करना पड़ेगा। इस केस में जो भी रेंट आता है या फिर जो भी खर्चा होता है या फिर अगर गुड्स डैमेज भी हो जाते हैं तो इस केस में बायर की गलती है, सेलर की गलती नहीं है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। Next is the duties and the liabilities of the seller or the buyer as a value of the goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally। इसका मतलब है कि ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज रहेगी वो पार्टी की जिसके पास गुड्स का पोजेशन है। अगर अभी गुड्स को सेलर पोजेस कर रहा है तो सेलर ने गुड्स की देखभाल करनी चाहिए, उसकी वो ड्यूटी है, उसका वो ऑब्लिगेशन है, उसकी वो लाइबिलिटी है। उसने गुड्स को कुछ होने नहीं देना चाहिए। अब देखो हो सकता है ऐसा बहुत बार कि सेलर ने ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी लेकिन अभी तक बायर डिलीवरी लेने नहीं आया, तो सेलर ऐसा कर सकता है क्या? गुड्स को रास्ते में फेंक सकता है क्या? नहीं। गुड्स को ऐसे बाहर रख देगा क्या? कहीं पे नहीं रख सकता है। तो यही अपना लॉ बोल रहा है तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, तुम्हारी लाइबिलिटी है गुड्स की देखभाल करना, गुड्स को अच्छे से रखो, उसकी क्वालिटी पे कुछ भी इफेक्ट आना नहीं चाहिए, ठीक है। एज अ बेली यू हैव टू टेक अ प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स। बेली क्या है अपन पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेपरेट यूनिट है इस पे, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि जिसके पास गुड्स है उसने गुड्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके मैम, समझ गया हमको।
नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर, सेक्शन 27 to 30। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली फॉर 7 मार्क्स, इसलिए अपने को अच्छे से करके जाना है। कंसेप्ट को समझो, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, आप बहुत अच्छे से इसके सारे आंसर्स अच्छे से लिख पाओगे। कंसेप्ट को समझो, ठीक है। सो सेक्शन 27 सबसे पहले क्या बात करता है, एकदम जनरल बात करता है। सेक्शन 27 बोलता है कि जो गुड्स का मालिक है, जो गुड्स का ओनर है, वो ही गुड्स को सेल कर सकता है। जो गुड्स का मालिक नहीं है, जो गुड्स का ओनर नहीं है, वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता। मेरे पास मोबाइल है, इसका मतलब इसकी ओनर मैं हूं, तो मैं ही मेरे मोबाइल को सेल कर सकती हूँ किसी और को। मेरी फ्रेंड नहीं सेल कर सकती क्योंकि मेरा मोबाइल मेरी ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप नहीं है। अपना लॉ बोलता है, इसको लैटिन में बोलते हैं नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जब तक कोई चीज तुम्हारी खुद की नहीं है, तुम कैसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? जब तक कोई चीज तुम्हारी खुद की नहीं है, तुम्हारी ओनरशिप नहीं है, तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी बेसिक रूल एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट। दिस इज जनरल वाला रूल। अभी नेक्स्ट है इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये केसेस में बेटा कोई ओनर गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी गुड्स को ट्रांसफर कर रही है, फिर भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कोई दूसरी पार्टी गुड्स को ट्रांसफर कर रही है, फिर भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा गुड्स का। सो केसेस को समझते हैं। फर्स्ट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस का एजेंट। अब मुझे बताओ बिजनेस के एजेंट को क्या क्या राइट्स रहते हैं नॉर्मली? वो बेटा गुड्स को सेल कर सकता है, वो गुड्स को बाय कर सकता है, वो मनी रेज कर सकता है। इसका मतलब देखो, जो भी एजेंट रहता है ना बिजनेस का, वो डे टू डे के सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है नॉर्मली, जो भी बिजनेस में रिक्वायर्ड है। अगर उसको सेल करना है वो सेल कर सकता है, अगर उसको बोरो करना है मनी वो बोरो कर सकता है, वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो नॉर्मली एजेंट ना सारे काम कर सकता है जो भी बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, राइट। अभी समझना, अपना लॉ बोल रहा है अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट है, अभी वो गुड्स का ओनर नहीं है क्योंकि गुड्स का ओनर तो प्रिंसिपल रहता है, रियल ओनर रहता है। कोई मर्केंटाइल एजेंट है, अगर उसने किसी और को गुड्स सेल कर दिया, बायर को गुड्स सेल कर दिया, तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा। चाहे ऐसा हो भी सकता है कि ओनर ने इस एजेंट को राइट नहीं दिया था सेल करने का, फिर भी इस एजेंट ने बायर को गुड्स सेल कर दिया, उस केस में भी ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो समझते इसको। A sale by a mercantile agent of the goods for the document of title of goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances, namely if he was in possession of the goods or document with the consent of the owner। अभी समझना, पहले अपने को इन्होंने क्या बताया कि अगर एजेंट कोई गुड्स को सेल करता है बायर को तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा तो मैम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा? नहीं बेटा वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब मैम वो बायर के पास गुड टाइटल नहीं आएगा? नहीं बेटा नहीं आएगा। उसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। तो पहली कंडीशन ये है, जो गुड्स पोजीशन में आते हैं एजेंट के पास, वो ओनर के परमिशन से आना चाहिए, वो ओनर की कंसेंट से आना चाहिए। इसका मतलब समझना, अभी देखो ये पिक्चर को समझना, ये मर्केंटाइल एजेंट है। क्या है? मर्केंटाइल एजेंट। इस मर्केंटाइल एजेंट ने गुड्स सेल कर दिया, ये गुड्स सेल कर दिया किसको? बायर को। तो अपना लॉ बोलता है ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, ये ओनर ने ही खुद गुड्स का पोजीशन, गुड्स का जो ये होल्डिंग है दिया था इस एजेंट को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मैम इसका मतलब क्या, इसका लॉजिक क्या है? बेटा इसका लॉजिक ये है कि जो गुड्स जो बेचा ना इस एजेंट ने इस बायर को, वो खुद ओनर ने देना चाहिए, उसे चुराना नहीं चाहिए। अगर इसने गुड्स चुराया फिर बेचा, फिर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो ओनर है ना, उसने खुद ये गुड्स दिया था एजेंट के पास रखने के लिए, उसने राइट नहीं दिया था सेल करने के लिए, बस रखने के लिए दिया था, मतलब पोजीशन तो इसने दिया था उसको, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। Next is, if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as mercantile agent, जो भी गुड्स यहाँ पे एजेंट बेच रहा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, मतलब वो डे टू डे वाले ट्रांजैक्शन है, वो जो डे टू डे वाले गुड्स बेच रहा है और ये उसका हमेशा का काम है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन है, इट विल बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, अब इसका मतलब क्या है, जो बायर है उसने ऑनेस्टी में, गुड फेथ मतलब ऑनेस्टी में परचेज करना चाहिए और उसको कोई नोटिस नहीं होनी चाहिए इस केस की कि यहाँ पे इस एजेंट को अलाउड नहीं था सेल करने के लिए। दिस इज द थर्ड कंडीशन। तुमको ना ये जो लाइन है ना, तुमको ऐसे कैसे लर्न करनी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्शन में है, सारे एक्सेप्शन में। क्या है यहाँ पे लाइन समझना,
द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, मतलब बायर ने ऑनेस्टी से परचेस किया है, एकदम पैसा दिया उसने, पूरा ऑनेस्टी से परचेस किया, और उसको नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, और उसके पास कोई नोटिस नहीं थी, मतलब उसको कोई अंदाजा नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे इस केस में एजेंट के पास राइट नहीं है सेल करने का, तो उस केस में वो बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है मैम? बेटा इसका मतलब बताती हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर इस एजेंट ने इस बायर को गुड्स बेच दिया तो बाद में ये ओनर इस बायर से गुड्स नहीं ले सकता, क्योंकि गुड टाइटल पास हो चुका है। ओके, सो समरी समझते फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो ओनर रहता है वही गुड्स को बेच सकता है, कोई और बेच नहीं सकता। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन आ गया कि एजेंट के केस में चाहे इस एजेंट के पास राइट नहीं था, फिर भी अगर उसने बायर को गुड्स बेच दिया ना तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन उसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, ये जो गुड्स जो उसने बेचा ना वो ओनर ने खुद ने देना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि गुड्स ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि बायर ने गुड फेथ में लेना चाहिए, ऑनेस्टी में खरीदना चाहिए, और उसको कुछ अंदाजा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इस एजेंट को राइट नहीं था। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और बायर से वो गुड्स कोई भी नहीं ले सकता, ये ओनर भी जाके नहीं ले सकता, गुड्स बायर के पास जा चुके हैं। Sale by one of the joint owner, that is section 28. So people, what is joint owners? जब दो या दो से ज्यादा लोग गुड्स को ओन करते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट ओनर्स। जैसे कि इस केस में ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई, ठीक है, 2 ब्रदर्स, ये दोनों मिलके इस कार को जॉइंटली ओन करते। इसका मतलब क्या है? ये दोनों जॉइंट ओनर्स है। अभी इस छोटे भाई ने क्या किया? छोटे भाई ने कार सेल कर दिया एक बायर को। इस छोटे भाई ने इस कार को सेल कर दिया एक बायर को बिना बड़े भाई को बताए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अपना लॉ बोलता है ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और बायर को गुड्स गुड टाइटल में मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि बड़े भाई ने खुद पोजेशन देना चाहिए कार का इस छोटे भाई के पास। दूसरी कंडीशन ये है, सेम जो ऊपर दिया था, कि बायर ने गुड फेथ में गुड्स को खरीदना चाहिए और उसके पास नोटिस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए कि यार ये वाले भाई को तो अलाउड ही नहीं था कार सेल करने का, उसको कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए। दिस आर द 2 कंडीशन। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, if one of the several joint owner has a sole possession of the goods, मैंने तुमको पहले बताया फर्स्ट कंडीशन क्या है, बड़े भाई ने खुद ये कार देना चाहिए छोटे भाई के पास कि तू अपने पास रख, उसने उसके पास दे दिया रखने के लिए, सोल पोजेशन हो गया किसके पास? छोटे भाई के पास। ये है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बायर है उसने गुड फेथ में लेना चाहिए एंड नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ नोटिस ऑफ द सेलर हैज नो अथॉरिटी, मतलब सेम चीज, उसके पास कोई भी नोटिस नहीं थी। नोटिस मतलब बेटा जानकारी नहीं थी, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको अंदाजा भी नहीं था कि यार ये छोटे भाई को राइट ही नहीं है सेल करने के लिए, उसको दूर दूर तक पता नहीं था। उसने तो गुड फेथ में खरीदा, उसने तो गुड ऑनेस्टी में खरीदा। This is valid contract, okay, and the ownership will be transferred to the buyer. I hope people this is clear to you. Logic समझ में आ रहा है, ठीक है? दोनों इसमें अपन ने एक ही लॉजिक को समझा कि यार अगर पोजेशन इसके पास है ना, मतलब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर दूसरा वाला पर्सन प्रॉपरली इसके पास पोजेशन दे रहा है ना, देखो इस केस में क्या था, प्रॉपरली पोजेशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर बना दिया। इस केस में भी ओनर ने प्रॉपरली इसको पोजेशन दिया, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर बना लिया। समझ में आ रहा है क्या? तो पोजेशन वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन। देखो फिर से क्या आ गया? पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो ये वाला जो केस है ना, अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कोयर्जन, फ्रॉड, ये अपने आप में बहुत डिटेल वर्ड से, बहुत डिटेल कंसेप्ट है जो अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 3 में, ठीक है? इसके बारे में यूनिट नंबर 3 में दिया है एकदम डिटेल में, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं तुमको लॉजिक समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टी के पास राइट आता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकती है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कोयर्जन के केस में, फ्रॉड के केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में। तो मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोयर्जन? अपन पढ़ेंगे यूनिट 3 में, शॉर्ट में बता दूं। कोयर्जन मतलब किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को मारना, किसी को पीटना, फिजिकल फोर्स करना और उसको मजबूर करना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। दिस इज कोयर्जन एंड दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
तो जो पार्टी के साथ तुम फोर्स कर रहे हो, मतलब जिसको तुम मार रहे हो, जिसको पीट रहे हो, जिसके साथ बुरा बिहेव कर रहे हो, वो पार्टी के पास राइट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकती है। दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब तुमको पता ही होगा, किसी का फायदा उठाना, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत जानकारी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को मेंटल प्रेशर देना, किसी को मेंटली फोर्स करना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस केस में होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी ना मैं इस केस के लिए फ्रॉड का एग्जांपल लूंगी, क्योंकि तुमको फ्रॉड का मीनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। तो फ्रॉड का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो अब ना, ये एक फ्रॉडस्टर रहता है, ठीक है। ये आदमी बहुत ही चालाक आदमी रहता है। देखो इसने किया क्या, ये जाता है एक ज्वेलरी के शॉप पे, इसने ज्वेलरी चूज कर लिया 5 लाख रुपीस की, 5 लाख की ज्वेलरी इसने चूज कर लिया। वो अच्छे खासे क्लोथ्स में था, तो सेलर भी उसको अच्छे से ज्वेलरी देता है। उसके बाद ना उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया 50,000 का उस ओनर को, ठीक है। ज्वेलरी थी 5 लाख की, उसने पेमेंट किया 50,000 का। बाद में वो सेलर को बोलता है कि सेलर, मेरी जो वाइफ है ना, वो अभी शॉप के बाहर ही है थोड़ा सा, और ये ज्वेलरी मैं उसके लिए खरीद रहा हूँ, तो एक बार मैं उसको बता के आता हूँ, उसकी अप्रूवल लेके आता हूँ, अगर उसको पसंद आती है तो मैं तुमको बाकी का पेमेंट कर दूंगा। ऐसे इस चालाक पर्सन ने उस ओनर को बोला, और ओनर बेचारा भोला भाला, उसने उसको ज्वेलरी दे दिया। जैसे इसके हाथ में ज्वेलरी आती है, ये 2 मिनट में तुरंत कहां पे गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। सो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रॉड वाला केस एंड दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैम वॉइडेबल कैसे? बेटा अभी जो ओनर है ना, जो ओनर जिसकी इसने ज्वेलरी चुराई, उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना। अगर वो डर गया, ओनर बहुत डरपोक था, वो डर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, मतलब उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। या फिर उसने हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन में जाता है, केस फाइल करता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी इस केस में बताया गया है कि वो उस ओनर ने कुछ एक्शन लेने से पहले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के पहले, अगर ये चालाक पर्सन अगर इस ज्वेलरी को सेल कर देता है बायर को, और बायर गुड फेथ में ज्वेलरी परचेज करता है, नाउ दिस विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैम बट ये तो गलत है। बेटा गलत तो है, लेकिन लॉ क्या बोलता है, अगर उस ओनर ने फटाफट से एक्शन नहीं लिया, वो पुलिस के पास फटाफट से नहीं जाता है, उसने डिले कर दिया, अगर उसने फटाफट से एक्शन नहीं लिया, अगर उसके पहले ही अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ज्वेलरी किसी और को सेल कर दिया और बायर ने गुड फेथ में ले लिया, बायर को कोई नोटिस नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और ये बायर के पास ये ज्वेलरी चली जाएगी, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सेम चीज दी है। A buyer would acquire a good title of the goods sold to him by the seller who has obtained possession of the goods under a contract is voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, provided that, यहाँ पे क्या देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, provided that the contract has not been reinstated until the time of the sale। मतलब उस ज्वेलरी ओनर ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाले पॉइंट में, कि जो ओनर है ना, मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, जो अग्रिफ्ट पार्टी है, उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, तो ही ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा तो मैम अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो? हाँ बेटा, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया फटाफट जाके, फिर बाद में ये सेल करता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं रहेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगर पहले ही सेल कर दिया इसने, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है, आपको कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आपको लेक्चर जैसे भी लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर रिविजन वीडियोस फॉर यू, और मैं आपको हेल्प करूंगी आपके एग्जाम तक फॉर श्योर, ओके। नेक्स्ट इज पीपल, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन देयर ऑफ। इसका मतलब क्या है? ये रूल बोलता है कि एक सेलर ने ऑलरेडी बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, मतलब गुड्स सेल कर दिया, लेकिन अभी भी पोजीशन सेलर के पास ही है। एग्जाम्पल, एक सोफा सेलर था, ठीक है, तो वो सोफा सेल करता था। वो सेलर ने क्या किया, ये जो सोफा था, ये जो येलो वाला सोफा था, उसने ऑलरेडी बायर को सेल कर दिया, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन इसका पोजीशन अभी भी सेलर के पास ही था, मतलब ये डिलीवरी अभी तक हुई नहीं थी, बायर डिलीवरी लेने वाला था। उसके बीच में इसने क्या किया, सेलर ने इस सोफे को कोई और बायर को सेल कर दिया, दूसरे बायर को सेल कर दिया। इस केस में अपना लॉ बोलता है, क्या इस केस में जो न्यू बायर है, क्या उसको प्रॉपर टाइटल मिलेगा? यस, अपना लॉ बोलता है मिलेगा। कब? लेकिन अगर बायर ने गुड फेथ में गुड्स को खरीदा है और उसको कोई भी नोटिस नहीं थी प्रीवियस सेल के बारे में, तो ये प्रॉपर टाइटल उसको मिल जाएगा। फिर मैम जो प्रीवियस ओनर था उसका क्या होगा, जो प्रीवियस बायर था, बेटा उसको डैमेजेस मिल जाएंगे। ये जो सेलर जिसने सेल किया दूसरे इसको, वो डैमेजेस दे देगा प्रीवियस वाले बायर को। कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, लेकिन अपने को लॉ ये बताना चाह रही है
कि अगर इस सेलर ने अगर न्यू बायर को गुड सेल कर दिया तो न्यू बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है और उसको कोई भी नोटिस नहीं थी प्रीवियस सेल के बारे में। अभी मैम लॉ ने ऐसा रूल क्यों बनाया, तो बेटा समझना, अभी ये जो गुड्स है ना ये सेलर के गुड्स है, उसका राइट है गुड सेल करने का, राइट, उसके खुद के गुड्स है वो। अगर उसकी खुद की शॉप है, उसके खुद के गुड्स है, अगर कोई दूसरा बायर आता है वो ज्यादा पेमेंट दे रहा है, उसको ज्यादा प्राइस दे रहा है, तो वो सेल करेगा, वो तो अपना फायदा ही सोचेगा। लॉजिकली सोच के देखो, कोई भी सेलर है अगर उसको डबल प्राइस कोई देगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, किसी और को सेल कर देगा। अगर बाद में प्रीवियस जो बायर था अगर वो नुकसान मानता है उसको दे देगा डैमेजेस, उसको डैमेजेस की भरपाई कर देगा। लेकिन अगर कोई न्यू बायर बहुत ज्यादा प्राइस देगा तो वो सेल कर देगा। लॉजिकली कोई भी सेलर ऐसा ही करेगा। तो सेम अपने लॉ ने बोला है, लेकिन वो जो बायर था ना, जो इनोसेंट बायर है दूसरा वाला, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उसको सोफा चले जाएगा, सोफा उसी के पास रहेगा क्योंकि उसने बाय किया है गुड फेथ में, ठीक है। So, if a person has sold goods but continues to be in possession of them or of the document of title of them, he may sell them to the third party and if such person obtains the delivery in good faith। देखो ये वर्ड ना, ये जो कीवर्ड है ये तुमने देखा होगा हर एक इसमें ही है, हर एक केस में ये इंपॉर्टेंट और कांस्टेंट कीवर्ड है। तुमको ऐसे कैसे लर्न करना है, पहली बात तो गुड फेथ में लिया एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल अगर था तो इस केस में उसको प्रॉपर ओनरशिप मिल जाएगा, ठीक है। I hope people this is clear to you. Next समझना, sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him। अब इसका मतलब समझना है, इसका मीनिंग क्या है। बायर ने गुड्स खरीदा एक सेलर से, अभी तक ओनरशिप खुद के बायर के पास पूरी तरीके से नहीं आई, फुल्ली ओनरशिप उसके पास नहीं आई, उसके पहले ही उसने किसी और को रीसेल कर दिया, तो जो दूसरी वाला जो न्यू ओनर है क्या उसके पास प्रॉपर टाइटल आ जाएगा, अपना लॉ बोलता है आ जाएगा। जो न्यू ओनर है उसके पास प्रॉपर टाइटल गुड्स का आ जाएगा, बस उसको नोटिस नहीं होना चाहिए और उसने गुड फेथ में खरीदना चाहिए। एग्जांपल समझना फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। अभी देखो ये बायर है, ठीक है, ये बायर है, ये बायर ने क्या किया, किसी और सेलर से गुड्स खरीदा था, ये सारे गुड्स खरीदे थे। इस बायर ने खरीदे थे टोटल 1 लाख रुपीस के गुड्स और इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया था, 50,000 का पेमेंट कर दिया था। लेकिन इस वाले बायर ने अभी तक पेंडिंग 50,000 का पेमेंट नहीं किया, 50,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है इस वाले बायर से। इसका मतलब पूरी तरीके से गुड्स अभी तक इसके नहीं हुए, गुड्स आर नॉट वेस्टेड टिल नाउ, राइट। इस केस में अगर ये वाला बायर रीसेल करता है कोई और न्यू बायर को, तो क्या इस न्यू बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा, अपना लॉ बोलता है मिल जाएगा। सिर्फ गुड फेथ में होना चाहिए और उसको नोटिस नहीं होना चाहिए ये ऐसे ट्रांजेक्शन की कि अभी तक इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसको ये अंदाजा नहीं होना चाहिए, ये सब पता नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ये वाले बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा, ओके। सो where the buyer with the consent of the seller obtains the possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell। देखो उसने क्या किया, रीसेल किया, या फिर वो प्लेज भी कर सकता है, मतलब गिरवी भी रख सकता है, और अदरवाइज डिस्पोज टू द थर्ड पार्टी इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी इन गुड फेथ। फिर से क्या आ गया, गुड फेथ आ गया, विदाउट नोटिस तो उसको प्रॉपर टाइटल चले जाएगा, ही वुड गेट अ गुड टाइटल टू देम, ओके। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सी बात है, जो अभी तक खुद बायर नहीं बना फिर भी उसने आगे रीसेल कर दिया, फिर भी इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि ये बेचारे बंदे ने क्या किया था, एकदम इनोसेंट वाला बायर था, उसने गुड फेथ में खरीदा, उसको नोटिस नहीं थी तो उसको गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बोला गया है, लेकिन समझना हायर परचेज इसमें कवर नहीं होगा। क्यों मैम? बेटा हायर परचेज एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, हायर का मतलब क्या होता है, रेंट बेसिस पे होता है। ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, एग्जांपल मैंने मोटरसाइकिल लिया हायर परचेज पे, तो ना ये रेंट बेसिस पे ही होता है, मुझे मंथली के चार्जेस देने पड़ते हैं, और जब हमारा पीरियड खत्म होगा तो लास्ट में मेरे पास ऑप्शन रहता है गुड्स खरीदने का। लेकिन समझना ओवर द पीरियड जो चल रहा है, अभी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये रेंट बेसिस पे ही चल रहा है। अगर हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स मेरे पास राइट रहेगा गुड्स को परचेज करने का। लेकिन पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये सारे जो इयर्स है उसमें मैं सिर्फ रेंट पे गुड्स को ले रही हूँ। तुम मुझे बताओ इस केस में क्या था, इस केस में ये खुद बायर था, गुड्स का होने वाला था, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेंडिंग था, इसलिए उसने किसी और को रीसेल किया तो अपने इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। लेकिन हायर परचेज में क्या है, हायर परचेज में तुम तो रेंट पे गुड्स खरीद रहे हो, रेंट इज नॉट अ सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट, रेंट इज नॉट अ गुड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वाला। सो इन दिस केस हायर परचेज इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस केस, ओके। अगर हायर परचेस मतलब रेंट पे अगर किसी ने गुड्स लिया और फिर ट्रांसफर करता है तो सामने वाले को गुड्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये गुड्स हायर परचेस वाले गुड्स थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। अभी मानिए स्टॉपल का मतलब क्या है बेटा, स्टॉपल का मतलब है आपने जो एक बार कमिटमेंट दे दी उस कमिटमेंट को पूरा करो, उसको ओन अप करो, बाद में चेंज मत होना, आपका रंग बाद में बदलना मत, दिस इज स्टॉपल।
आपने एक बार कोई चीज रिप्रेजेंट कर दी थर्ड पार्टी को, कस्टमर को, किसी को भी, तो आपने जो रिप्रेजेंट किया उसको ओन अप करना, बाद में अपना ओपिनियन चेंज मत करना, दिस इज एस्टॉपल। पहले एग्जांपल समझेंगे, फिर इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, ये रहता है रियल ओनर, ये रहता है गुड्स का रियल ओनर। इस रियल ओनर ने एक दिन सारे कस्टमर को, सारे थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट किया, उनको बताता है वो कि देखो ये जो सेलर है ना, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, इसके पास सारे राइट्स है जो मेरे पास है। जैसे मैं गुड्स को सेल कर सकता हूं वैसे ये भी गुड्स को सेल कर सकता है। ये मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं इस पे बहुत ट्रस्ट करता हूं। उसने सबके सामने रिप्रेजेंटेशन किया एक दिन। थोड़े दिन बाद क्या होता है, थोड़े दिन ना एक कस्टमर, उसमें से जो भी लोग वहां पे खड़े थे उसमें से एक कस्टमर आता है, उसने गुड्स परचेज कर लिया इस वाले सेलर से। तो अपना लॉ बोलता है कि देखो ये सेलर तो ट्रू ओनर नहीं था, ट्रू ओनर तो ये वाला पर्सन था। फिर भी क्या इस बायर को, इस कस्टमर को गुड टाइटल मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। इसको गुड टाइटल मिल जाएगा क्योंकि पहले रियल ओनर ने ही रिप्रेजेंट किया था सबके सामने कि इस सेलर के पास राइट है गुड्स को सेल करने का। अगर उसने खुद ने एक्टिवली रिप्रेजेंट किया था तो फिर ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और बायर के पास गुड टाइटल आ जाएगा। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेक्स्ट। Where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner। जो बायर है उसके पास गुड्स का गुड टाइटल आ जाएगा, मतलब वो गुड्स अपने पास रख सकता है। बट बिफोर अ गुड टाइटल बाय एस्टॉपल कैन बी मेड, इट मस्ट बी शोन। इस लाइन का मतलब क्या है मैम? इट मस्ट बी शोन दैट द ट्रू ओनर हैज एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट द अदर पर्सन इन क्वेश्चन एज ट्रू ओनर। बेटा इस लाइन का सिंपल सी भाषा में मतलब है कि ओनर ने खुद रिप्रेजेंट किया था कि देखो, कि थर्ड पार्टी को खुद रिप्रेजेंट किया था कि देखो इस सेलर को राइट है गुड्स को सेल करने का, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं इस पे बहुत ट्रस्ट करता हूं। अगर इस रियल ओनर ने इस पर्सन को रिप्रेजेंट किया है सबके सामने तो इसके पास राइट आ जाएगा और ये जो ट्रू ओनर है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था। नेक्स्ट इज सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में एकदम डिटेल में। ठीक है, अनपेड सेलर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेलर जिसको पैसा नहीं मिला। राइट, अब देखो सेलर गुड्स देता है बायर को, बायर पेमेंट करता है सेलर को, यही चलता है। अगर सेलर को पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अपन अनपेड सेलर, जिसको पेमेंट नहीं मिला। अब मुझे लॉजिकली एक चीज बताना, अगर सेलर ने ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी बायर के पास, मतलब पोजेशन लेकिन सेलर के पास था, अगर गुड्स का पोजेशन ऑलरेडी सेलर के पास था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन अगर बायर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, अनपेड मतलब अगर बायर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो क्या सेलर के पास राइट नहीं रहेगा गुड्स को सेल करने का, रीसेल करने का? ऑब्वियसली रहेगा। दिस इज द राइट द सेलर हैज इफ बायर इज नॉट पेइंग फॉर द गुड्स। अगर गुड्स सेलर के पोजेशन में है और बायर गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहा है तो सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है। दिस इज द राइट, अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में एकदम डिटेल में। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट्स ऑफ लीन और ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका मतलब अपन पढ़ेंगे यूनिट 4 में। शॉर्ट में बताती हूँ, राइट ऑफ लीन मतलब अपने पास ही गुड्स का पोजेशन रखना, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही गुड्स को रोक देना और अपने पास पोजेशन ले लेना, दिस इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सिंपल सी भाषा में, क्या सेलर के पास गुड्स है? हाँ, सेलर के पास गुड्स है, उसके पास पोजेशन है। दूसरी चीज, क्या बायर पेमेंट नहीं कर रहा है गुड्स का? नहीं, बायर हमको पेमेंट ही नहीं कर रहा है गुड्स का। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो जो अनपेड सेलर है वो किसी और को रीसेल कर सकता है, और अगर कोई दूसरा जो कस्टमर है जिसने बाय किया उसको गुड्स का प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। सेम चीज दी है। Where an unpaid seller who has exercised right of lien and stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer। न्यू वाले बायर को अच्छा टाइटल मिल जाएगा पुराने वाले बायर से। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, अब इसको समझना। सेल बाय द ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी विल गिव द परचेसर अ वैलिड टाइटल। अब इसका मतलब क्या है? अभी देखो, जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, पूरी तरीके से बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है ना, तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है या फिर ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, तो ये पर्सन क्या करता है, वो लिस्ट बनाता है सारे एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, फिर कंपनी के सारे एसेट्स वो सेल करता है, फिर जो भी पैसा एसेट सेल करके आता है फिर लाइबिलिटीज का पे ऑफ करता है। ये काम रहता है लिक्विडेटर का। इन शॉर्ट, लिक्विडेटर का काम रहता है एसेट को बेच के जो भी पैसा आता है लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना और सारी चीजों को नील करना, ये काम रहता है लिक्विडेटर का। अपना लॉ बोलता है अगर लिक्विडेटर कोई एसेट को सेल करता है तो क्या कस्टमर के पास गुड टाइटल आ जाएगा? बेटा बिल्कुल आ जाएगा। लिक्विडेटर का काम ही है गुड्स को सेल करना, राइट। लिक्विडेटर यहाँ पे गुड्स का ओनर नहीं रहता, कंपनी रहती है गुड्स की ओनर।
फिर भी अगर लिक्विडेटर गुड्स को सेल करता है कस्टमर को, तो कस्टमर को गुड टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विडेटर काम कर रहा है कंपनी के लिए ही, वो प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए वो काम कर रहा है. सो दिस विल बी वैलिड परचेज और वैलिड सेल. Next is purchase of goods from a finder of goods will get a valid title under the circumstances. अपन डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वाला केस. फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या रहता है? अभी देखो, जिसके गुड्स खो जाते हैं, जिसके गुड्स गुम हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो गुड्स किसी और को मिलते हैं उसको बोलते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल इस वाले पर्सन को रास्ते में डायमंड की रिंग मिलती है, तो ये पर्सन बन जाएगा फाइंडर ऑफ द गुड्स. क्या बन जाएगा? फाइंडर ऑफ द गुड्स. अपना लॉ बोलता है अगर फाइंडर ऑफ द गुड्स ने अगर गुड्स किसी और बायर को सेल किया तो क्या वो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा न्यू वाले बायर को? यस, मिल जाएगा. बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसने पहले तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसने ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए. अगर ढूंढने के बाद भी अगर उसको ट्रू ओनर नहीं मिलता है तो वो किसी और को गुड्स सेल कर सकता है, उसके पास पूरा राइट है, और जो न्यू बायर रहेगा उसके पास प्रॉपर टाइटल आ जाएगा. इसकी सारी कंडीशन दी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यहाँ पे कुछ भी बताया गया नहीं है. सो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ द गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल. ओके. अ सेल बाय पाउनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर. ये भी अपन पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया. ठीक है. सो पाउनी एंड पाउनर, इसमें दो पार्टीज रहते हैं. इसका मतलब क्या है समझना. क्या होता है इस वाले ट्रांजेक्शन में? देखो, जब भी प्लेज पे कोई गुड्स दिए जाते हैं और उसके बदले लोन लिया जाता है, ठीक है, अपन प्लेज पे गुड्स क्यों देते हैं? लोन लेने के लिए, कुछ पैसा लेने के लिए, राइट? इसलिए गुड्स को गिरवी रखा जाता है. तो जो गुड्स को प्लेज पे देता है उसको बोलते हैं पाउनर, और जिसको गुड्स प्लेज पे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं पाउनी, राइट? अभी इस लेडी को पैसों की जरूरत थी, तो इस लेडी ने अपनी ज्वेलरी एज अ प्लेज पे दे दिया इस पाउनी को. ठीक है. सो ओनर इज अ, यहाँ पे ये वाली लेडी, और इसके पास तो सिर्फ गुड्स रखे एज अ प्लेज, एज अ सिक्योरिटी, ताकि इसको लोन मिल जाए. ठीक है. इस लेडी के पास लोन आ चुका है और इस पाउनी के पास सिक्योरिटी आ चुकी है. ठीक है. अभी क्या होता है ना, जैसे फिक्स पीरियड आ जाता है, अभी लेडी को पेमेंट करना चाहिए था लोन का, उसने लोन का पेमेंट किया ही नहीं. अगर लेडी लोन का पेमेंट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली क्या करेगा ये पाउनी ज्वेलरी को बेच देगा, ऑब्वियसली बेच देगा. अगर ये पाउनी ज्वेलरी को बेचता है तो क्या बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा? बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा. इसकी कुछ कंडीशंस है जो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस तुम इतना समझो, अगर गुड्स पाउनी के पास आते हैं एज अ प्लेज सिक्योरिटी, अगर वो कोई और बायर को बेचता है तो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज प्रॉपर वाला सेल. कंडीशन, मेन कंडीशन ये है कि इस लेडी ने अगर लोन का पेमेंट नहीं किया तो ही ये गुड्स को बेच सकता है. अगर लेडी ने लोन का पेमेंट नहीं किया तो ही ये गुड्स को बेच सकता है और बायर के पास प्रॉपर टाइटल आ जाएगा. सो आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू. So yes people, let us understand the last topic, that is section 31 to 44. अभी बेटा ये जो टॉपिक है एग्जाम में अभी तक इतना पूछा नहीं गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ना इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो अपन कुछ भी स्किप नहीं करेंगे. हो सकता है कि इंस्टीट्यूट अभी ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, और बहुत ही जनरल और बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है. मैं 10 से 15 मिनट में अच्छे से तुमको सारी चीजें कवर करवा दूंगी, तो 10 से 15 मिनट में अच्छे से देख लो. ठीक है, नहीं तो बाद में टॉपिक रह जाएगा तुम्हारा, देख लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 2 डिफाइन करता है डिलीवरी का मतलब क्या है. अपन ने यूनिट नंबर 1 में डिलीवरी बहुत अच्छे से पढ़ा था. अभी तुमको पता चल जाना चाहिए कि डिलीवरी क्या रहती है. डिलीवरी का मतलब क्या होता है? गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे ये इमेज में ये सेलर क्या कर रहा है, गुड्स को दे रहा है इस बायर को, यही तो हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स. अपन ने और एक चीज देखा था कि डिलीवरी 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज एक्चुअल डिलीवरी, सेकेंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी, एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब गुड्स फिजिकली दिए जाते हैं सेलर की तरफ से बायर के पास. ये अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए शॉर्ट में समझा रही हूँ. सेकंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी. इस केस में गुड्स की डिलीवरी होती है बाय पासिंग सम सिंबल, जैसे कि कीज दिए जाते हैं, कार को अगर ट्रांसफर करना है तो उसकी चाबियां दी जाती है, दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक्नॉलेजमेंट के थ्रू डिलीवरी ट्रांसफर हो जाती है. अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं आ रहे तो यूनिट नंबर 1 में जाओ, मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, वहां से एक बार देख लो, डिटेल में मैंने पूरी तरीके से समझाया है. नेक्स्ट इज पीपल सेक्शन 31. नाउ सेक्शन 31 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ द बायर एंड द सेलर. मुझे बताओ ड्यूटीज ऑफ द बायर क्या रहती है, ड्यूटीज ऑफ द सेलर क्या रहती है, जनरली बताना. जब तुम कोई शॉपकीपर के पास जाते हो स्टेशनरी खरीदने के लिए, वहां पे तुम्हारी ड्यूटी क्या रहती है? उसको पेमेंट करना. सेलर की ड्यूटी क्या रहती है? तुमको गुड्स देना. वही तो बात कर रहा है सेक्शन 31. सेक्शन 31 बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन अनलेस अदरवाइज अग्रीड. अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया है
तो ऐसा अजम्पशन होता है कि पेमेंट और डिलीवरी साथ साथ में हो जाएगा। कॉन्करेंट मतलब साथ में होना, जैसे यूजुअली रियल लाइफ में अपन मोस्टली ऐसे ही ट्रांजेक्शन करते हैं। आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको पेमेंट करते हो और तुरंत वो आपको डिलीवरी दे देता है। इसका मतलब पेमेंट और डिलीवरी साथ में हो रही है, पेमेंट और डिलीवरी साथ में हो रही है। तो यहाँ पे बता रहे वो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और दिया है तो वो फॉलो हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो दोनों यूजुअली ना बेटा साथ में होते। क्या होते हैं, दोनों यूजुअली साथ में होते। ठीक है, नेक्स्ट अगेन व्हाट इज डिलीवरी। डिलीवरी क्या रहता है, जब पोजेशन ट्रांसफर होता है दूसरे पार्टी के पास, उसको बोलते हैं डिलीवरी। अभी इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये सारे जो रूल्स है अभी डिलीवरी के रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझना। सबसे पहली बात तो ये बोलता है, एग्जांपल मैंने सेलर से मांगा था मुझे 50 केजी ऑफ राइस चाहिए। क्या चाहिए, मुझे 50 केजी ऑफ राइस चाहिए। सेलर ने मुझे 20 केजी ऑफ राइस ऑलरेडी दे दिया। सेलर ने मुझे 20 केजी ऑफ राइस ऑलरेडी दे दिया। फिर मैंने बोला सेलर को कि बाकी के राइस कहाँ पे, तो वो बोलता है कि मैम गुड्स ऑलरेडी रेडी है, मैं पहुंचवा देता हूँ आपके पास गुड्स। तो उसने क्या बोला कि मैं पहुंचा देता हूँ गुड्स, ठीक है, गुड्स रेडी है। इसका मतलब कहें कि डिलीवरी तुरंत आने वाली है, तो इसको अपन मानेंगे सेम कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानेंगे, सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है मैम, इसका कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि मेरे पास अभी तक सिर्फ 20 केजी के राइस आए, मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। अगर तुम्हारा सेम कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा माना जाएगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अभी मेरे पास सिर्फ 20 केजी है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि मेरे पास 50 केजी की जो राइस है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि दैट इज द वन कॉन्ट्रैक्ट। और ये देखा जाता है पार्टीज के इंटेंशन के हिसाब से। इंटेंशन क्या वर्ड यहाँ पे, इंटेंशन, पार्टीज का इंटेंशन देखा जाएगा। अभी सेलर को मैंने बोला था कि सेलर मुझे चाहिए 50 केजी ऑफ राइस, ठीक है, मुझे सेलर ने भेज दिया 20 केजी ऑफ राइस। मैंने बोला कि सेलर बाकी के राइस कहाँ पे, 30 केजी ऑफ राइस कब दोगे, तो वो बोलता है कि मैम अभी तक वो पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनलाइज होते हैं मैं तुमको पहुंचा दूंगा। तो देखो अभी तक गुड्स फाइनल पैक नहीं हुआ है, गुड्स फाइनल तरीके से अभी तक रेडी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टीज के इंटेंशन से समझ में आ रहा है, सेलर के इंटेंशन से समझ में आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करना चाहता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करना चाहता है तो जो उसने मुझे 20 केजी के जो राइस दिए बस उसी की ओनरशिप अभी तक मेरे पास आई, 30 केजी की ओनरशिप मेरे पास नहीं आई। अच्छा, तो मैम अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट रहा तो पूरी 50 केजी की आपके पास आ गई ओनरशिप। हाँ बेटा, अगर मैम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहा तो सिर्फ 20 केजी की आपके पास ओनरशिप आई। यस, अगर इस केस में सिर्फ पार्टीज का इंटेंशन देखा जाएगा, अगर पार्टीज का इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को सेम बनाना तो पूरी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अगर पार्टीज का इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करना, कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करना, तो जितने गुड्स तुम्हारे पास आते हैं बस उसी की ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बाकी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया मैम हमको ये कंसेप्ट। नेक्स्ट इज बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, वेरी लॉजिकल। देखो गुड्स किसको खरीदना है, बायर को। गुड्स किसको कंज्यूम करना है, बायर को। अगर गुड्स बायर को खरीदना है तो बायर ने अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी के लिए। उसने एटलीस्ट कॉल करना चाहिए कि सेलर फटाफट से गुड्स की डिलीवरी मेरे घर पे पहुंचा दो। फर्स्ट रिक्वेस्ट तो बायर को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी। इसका मतलब है बायर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए तो ही सेलर गुड्स भेजेगा। सेलर थोड़ी ना खुद की मर्जी से गुड्स भेज देगा, राइट हाँ, अगर उनके बीच में हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली तुम गुड्स खरीदते हो तो हमेशा बायर को अप्लाई करना पड़ता है सेलर के पास। दिस इज सेक्शन 35। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। अभी मैम प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सी रहेगी, तो अपना लॉ सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टीज को। पार्टीज को बोलता है प्लेस ऑफ डिलीवरी वो रहेगी जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिपेंडिंग इन ईच केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कर दिया है प्लेस ऑफ डिलीवरी तो डिलीवरी ऑफ गुड्स वहीं पे हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टीज ने मेंशन नहीं किया तो देखो, अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस ऑफ डिलीवरी भी मेंशन नहीं कर पा रही ना, फिर लॉ तुमको सॉल्यूशन देगा, लॉ तुमको रूल्स देगा। पहले लॉ ने क्या बोला कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो, फिर पार्टीज इतनी निग्लिजेंस है कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताया ही नहीं। अब लॉ तुमको बताएगी कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है। तो फर्स्ट रूल वो बताती है, अगर तुम्हारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम्हारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जहां पे तुम सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जहां पे तुम्हारे उस टाइम पे गुड्स थे, वो ही प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर के पास जाती हूँ, मैं शॉप पे जाके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, मैं शॉप पे जाके उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ। इसका मतलब क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी ही वो हो जाएगी अगर हमारी प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड नहीं थी। मैम फिर से एक बार समझा दो, समझना। अगर तुम्हारी कोई अग्रीमेंट नहीं बनी है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी का एक अजम्पशन रूल लॉ ने बता दिया। लॉ बोलता है अच्छा तुम कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बना रहे थे, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी इस वाले शॉप में, ठीक है। तो गुड्स उस टाइम पे कहां पे थे, गुड्स ये शॉप में थे और इसके गोडाउन में थे, ठीक है। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी इसको ही माना जाएगा।
इसको ही माना जाएगा। अब लॉ बना रही है अजम्पशन वाले रूल, अगर तुम खुद अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं कर सकते तो दिस इज फर्स्ट रूल। फिर मैम अगर हमारा अग्रीमेंट टू सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो अग्रीमेंट टू सेल तो फ्यूचर में होता है, तो लॉ इसमें भी सेम चीज बोलती है। अगर तुम्हारा अग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो अग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट तुम जहां पे बना रहे थे उस टाइम पे जहां पे तुम्हारे गुड्स थे, सेम रूल है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, जहां पे तुम अग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उस टाइम पे जहां पे तुम्हारे गुड्स थे वो ही प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। फिर से उन्होंने सेम रूल बता दिया, कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेल है, सेकंड वाले केस में क्या है, अग्रीमेंट टू सेल। अभी मैम तीसरी चीज, अगर फ्यूचर गुड्स रहे तो फ्यूचर गुड्स तो अभी तक बने नहीं, अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए, वो तो फ्यूचर में होंगे, उस केस में क्या होगा, तो अपना लॉ बोलता है अगर तुम्हारे फ्यूचर गुड्स की बात चल रही है तो जहां पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, जहां पे गुड्स वो प्रोड्यूस होंगे वो प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, जहां पे वो प्रोड्यूस हो गए, दैट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो बेसिक सा क्या बताया है, बेसिक ये बताया है, पहले बात तो अग्रीमेंट में डिसाइड कर लो। अगर बायर और सेलर अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं कर पाते ना, फिर लॉ तुमको अजम्पशन वाले रूल बताती। अजम्पशन वाले ये रूल है, अगर तुम्हारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जहां पे गुड्स है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर तुम्हारा अग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जहां पे गुड्स उस टाइम पे थे वो बन जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर तुम्हारे फ्यूचर के गुड्स है, मतलब गुड्स अब तक रेडी नहीं है, तो जहां पे तुम मैन्युफैक्चर करने वाले हो, जहां पे तुम प्रोडक्शन करने वाले हो, वो बन जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ डिलीवरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डिलीवरी, वेरी लॉजिकल। अपना लॉ बोलता है अगर तुम्हारा डिलीवरी का टाइम डिसाइडेड था, बायर ने सेलर को बोला था कि मुझे कमिंग मंडे के दिन गुड्स की डिलीवरी चाहिए, तो कमिंग मंडे के दिन ही सेलर को डिलीवरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा फिक्स टाइम डिसाइडेड था तो उसी टाइम पे डिलीवरी दे दो गुड्स की। अगर तुम्हारा टाइम डिसाइडेड नहीं था तो बेटा रीजनेबल टाइम में देना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम में देना पड़ेगा। नाउ मैम व्हाट इज दिस रीजनेबल टाइम, बेटा इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिशेबल गुड्स, देन द रीजनेबल टाइम विल बी 2 to 3 days। अगर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं तो एक हफ्ता हो सकता है रीजनेबल टाइम, ये डिपेंड करेगा गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टाइम ऑफ डिलीवरी क्या बताया है, अगर तुम्हारा टाइम फिक्स था तो फिक्स टाइम के टाइम पे डिलीवरी दे देना चाहिए। अगर तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं था तो रीजनेबल टाइम के टाइम पे डिलीवरी दे देना चाहिए। ओके मैम, हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। बहुत बार क्या होता है ना, जो गुड्स का पोजीशन रहता है, जो होल्ड करते हैं गुड्स, वो थर्ड पार्टी करती है। जैसे कि मैम बेटा क्या होता है ना, अभी सेलर का बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो गुड्स ना अपने पास पूरी तरीके से रख नहीं पाता, तो सेलर क्या करता है, एक आधे वेयर हाउस में गुड्स रखता है। और देखो वेयर हाउस में जब गुड्स रहता है ना तो वहां पे एक अलग पर्सन होता है गुड्स का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब इतना बड़ा गोडाउन है, गुड्स चोरी नहीं हो जाना चाहिए, राइट, तो वहां पे वेयर हाउस में गोडाउन में ना एक अलग सा पर्सन होता है जो गुड्स का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड पार्टी आ गया। अभी एग्जांपल समझ के चलो कि सेलर ने यहाँ पे गुड्स बायर को बेच दिया, लेकिन डिलीवरी कब मानी जाएगी, अपना लॉ बोलता है डिलीवरी तब मानी जाएगी जब ये थर्ड पार्टी, जब ये गोडाउन वाला पर्सन बायर को बताता है कि बायर यस मैं तुम्हारे लिए गुड्स को होल्ड कर रहा हूँ, फटाफट से आके डिलीवरी ले लो। अगर उसने ऐसा इन्फॉर्म कर दिया उस बायर को तो डिलीवरी हो जाएगी। फिर से गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब गोडाउन वाला पर्सन हो सकता है। अगर सेलर का बिजनेस बहुत बड़ा है तो सेलर कुछ गुड्स अपने गोडाउन में रखता है, पर्सन होता है जो उस गोडाउन का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे अपना लॉ बोल रहा है अगर उस गोडाउन के पर्सन ने तुमको कंफर्मेशन दे दिया, बायर को कंफर्मेशन दे दिया कि यस फटाफट से डिलीवरी लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुड्स को होल्ड कर रहा हूँ, अगर वो ऐसा एक्सेप्टेंस देता है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि डिलीवरी तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे वर्ड क्या है, एक्नॉलेजेस। एक्नॉलेजेस मतलब एक्सेप्टेंस देना, कंफर्मेशन देना कि हाँ मैं तुम्हारे लिए गुड्स को होल्ड कर रहा हूं, बायर फटाफट से आ जाओ। दिस इज एक्नॉलेज एंड दिस इज थर्ड पार्टी का एक्सेप्टेंस। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, अपना लॉ बोलता है नेक्स्ट में अगर तुम गुड्स को डिमांड कर रहे हो या फिर टेंडर मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो। एग्जांपल, अगर सेलर बोलना चाहता है बायर को कि फटाफट से डिलीवरी आके ले ले, या फिर बायर बोल रहा है सेलर को कि फटाफट से मुझे गुड्स की डिलीवरी दे दो, चाहे कोई भी हो, बायर हो कि सेलर हो, याद रखना डिलीवरी तुम मांग सकते हो रीजनेबल आवर में। रीजनेबल आवर क्या रहता है, नॉर्मली रीजनेबल आवर रहता है बिजनेस के आवर, जैसे मॉर्निंग 11 AM to 6 PM, दिस इज नॉर्मल रीजनेबल आवर। अगर सेलर बोल रहा है बायर को रात को 12 बजे कि फटाफट से गुड्स की डिलीवरी लेने आ जा, बेटा ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपना लॉ बोलता है कि देखो जो भी तुम डिलीवरी की बात कर रहे हो वो हमेशा रीजनेबल आवर में होना चाहिए, तुम दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी एबनॉर्मल आवर में। ठीक है,
नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया है तो ऐसा माना जाएगा जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं डिलीवरी के वो सेलर को ही बियर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया है ऐसा माना जाएगा कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डिलीवरी के वो सेलर ही देगा। दिस इज अजम्पशन एंड दिस इज वेरी लॉजिकल, राइट। सेलर ही देता है डिलीवरी के एक्सपेंसेस, फिर जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं ना फिर इनवॉइस में बाद में ऐड कर देता, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे तो सेलर ही पेमेंट करता है सारे एक्सपेंसेस के। दिस इज द रूल और ये तुमने बहुत बार देखा होगा। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। अब ये क्या बोलता है, अभी ना रॉन्ग क्वांटिटी क्या हो सकता है, एक तो तुमने ज्यादा गुड्स दे दिया या फिर कम गुड्स दे दिया। अभी एग्जांपल समझ के चलो, एग्जांपल समझ के चलो कि यहाँ पे बायर ने गुड्स मांगा था 100 केजी, बायर ने गुड्स मांगा था 100 केजी और यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ 50 केजी के गुड्स प्रोवाइड करता है। मतलब उसने क्या किया, उसने कम गुड्स प्रोवाइड किया। मुझे लॉजिकली बताना यहाँ पे बायर के पास क्या क्या राइट्स रहेगा। उसने मांगा था 100 केजी, बायर सिर्फ दे रहा है 50 केजी, तो उसके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे। फर्स्ट राइट अपना लॉ बोलता है ये रहेगा कि बायर पूरे 50 केजी को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा राइट ये रहेगा कि बायर ये 50 केजी को एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत लॉजिकल है, उसको बोलेगा भाई 50 केजी दे दे और बाकी की फटाफट से 50 केजी प्रोवाइड कर दे, राइट। दिस इज द नॉर्मल रूल, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर ने 100 केजी मांगा था और सेलर ने उसको 120 केजी प्रोवाइड कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया, तो जनरल रूल क्या रहेगा, बायर क्या कर सकता है, जितना उसने मांगा था 100 केजी उतना एक्सेप्ट कर सकता है और 20 केजी फिर से रिटर्न कर देगा, या फिर वो पूरी तरीके से 120 केजी को रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज अनदर रूल। इन शॉर्ट अगर सेलर गलती करता है गुड्स पहुंचाने में, यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, गलती कर रहा है भाई, रॉन्ग क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर सेलर गलती करता है तो दिमाग में डाल दो कि बायर के पास दोनों राइट्स रहेंगे, वो गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। इतना सिंपल रूल याद रखो, इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तुमने रॉन्ग क्वांटिटी प्रोवाइड किया ना तो बायर गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसकी मर्जी, उसको जो कर रहा है वो करेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे इफ लेस देन द क्वांटिटी ही में रिजेक्ट और एक्सेप्ट, यहाँ पे सेम चीज दी है। अगर मोर देन क्वांटिटी है, लार्जर देन द क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या है, ही में एक्सेप्ट और ही में रिजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया है हर चीज, ये दोनों अपन ने पढ़ लिया। थर्ड वाला देखो, व्हेन द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड मिक्स विद द अदर गुड्स और डिस्क्रिप्शन। अगर सेलर ने दूसरे डिस्क्रिप्शन की गुड्स यहाँ पे मिक्स करके दे दिया, उस केस में क्या होगा। एग्जांपल, उसने राइस मंगाया था, उसने प्रीमियम क्वालिटी और लो क्वालिटी को दोनों को मिक्स कर दिया, उस केस में क्या होगा। उस केस में अपना लॉ बोलता है वो रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है, जैसा उसको करना है वो करेगा। फिर से वही रूल है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। देखो, अगर यहाँ पे बायर ने बोला था सेलर को कि मुझे 10 केजी ऑफ गुड्स चाहिए, मुझे 10 केजी ऑफ गुड्स चाहिए, तो सेलर ने 10 केजी ऑफ गुड्स ही देना चाहिए। तुम उसको इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे रहे हो ना, तो उसके पास राइट है, बायर के पास राइट है, वो रिजेक्ट कर सकता है तुम्हारे गुड्स को। तो सेम चीज बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया है तो जनरल रूल ये है, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। भाई वो क्यों करेगा, अगर उसने तुमको 10 केजी का अगर ऑर्डर दिया था तो तुमने उसको, मतलब सेलर ने उसको 10 केजी के गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए। अगर तुम उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो ना, उसके पास राइट है, वो तुम्हारे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। अपना लॉ सेम चीज बोल रहा है, नॉट बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल डिलीवरी टू द कैरियर, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। नॉर्मल रूल ये है, अगर सेलर ने गुड्स दे दिया है कैरियर वाले के पास, हु इज कैरियर वाला, कैरियर वाला इज अ ट्रांसपोर्टर हु ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स। अगर सेलर ने गुड्स दे दिया है कैरियर वाले के पास तो ऐसा माना जाएगा गुड्स पहुंच चुके हैं बायर के पास, मतलब ओनरशिप तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगी। सो सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज अ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द बायर। ऐसा माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी बायर को हो चुकी है। डिटोरिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट, अभी डिटोरिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट है क्या। डिटोरिएशन का मतलब होता है गुड्स की क्वालिटी डिक्रीज हो जाना। अगर गुड्स की क्वालिटी नेचुरल तरीके से अगर डिक्रीज हो जाती है तो जिम्मेदारी पूरी बायर पे आ जाएगी और बायर को डैमेजेस बियर करना पड़ेगा। देखो, where the goods are delivered at the distance place, the liability for deterioration, जो भी गुड्स की जो क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाती है, necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer। देखो एग्जांपल समझ के चलो कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, जो ट्रांसपोर्टर था वो पेंट लेके जा रहा था, वो क्या कर रहा था, पेंट लेके जा रहा था, और ये पेंट ना बहुत दूर जाने वाले थे, लाइक बहुत टाइम लगने वाला था ट्रैवलिंग के लिए। तो बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट क्या हुआ, ये जो पेंट है थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया, मतलब इसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अगर ऐसा हो जाता है मतलब ये क्या हो गया, ये डिटोरिएशन हो गया, क्वालिटी में थोड़ा सा कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सो इन दिस केस बायर विल बियर द डैमेजेस। ओके, नेक्स्ट इज बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स मतलब क्या है, बायर के पास पूरा राइट है, वो गुड्स को एग्जामाइन कर सकता है, गुड्स को देख सकता है। अभी देखो, अगर बायर ने पहले गुड्स को चेक नहीं किया तो उसके पास पूरा राइट्स है, ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द गुड्स। जो गुड्स उसने मंगाए थे क्या वो मैच कर रहे हैं,
फाइनल गुड्स के साथ उसके पास पूरा राइट है देखने के लिए. सो बायर विल हैव अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स प्रॉपर्ली. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 42, रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस. कब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, कब अपन इसको अज्यूम करेंगे. इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. बायर खुद कॉल करके बताता है, ईमेल करके बताता है, खुद वो इंटीमेट करता है सेलर को कि मैंने तेरे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. ये हो गया फर्स्ट वाला कंडीशन. Second is, does any act which is inconsistent with the ownership of the seller. Does any act का मतलब क्या होता है मैम? बेटा क्या किया, बायर ने आगे रीसेल कर दिया. अगर बायर गुड्स को आगे रीसेल कर देता है, इसका मतलब उसने कोई ऐसी हरकतें की, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे अपने को समझ में आ गया कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर आगे गुड्स को प्लेज कर देता है. ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट, राइट. मतलब क्या मानेंगे अपन कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया अगर वो आगे रीसेल कर रहा है, प्लेज पे दे रहा है तो. Third is, retains the goods after the lapse of reasonable time without intimating to the seller that he has rejected the goods. उसने गुड्स अपने पास ही रख लिया, उसने कुछ आंसर नहीं किया, उसने उसको कुछ कॉल वगैरह नहीं किया, कुछ नोटिस नहीं दिया, उसने गुड्स अपने पास ही रख लिया बहुत टाइम तक, एक रीजनेबल टाइम के आगे. तो अपन समझ लेंगे कि हाँ उसको गुड्स पसंद आ गए, वो अपने पास रखना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है. एट दैट टाइम द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड. बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. सेक्शन 43. अभी ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर बायर को गुड्स पसंद नहीं आए, अगर बायर को सेलर के गुड्स पसंद नहीं आए, अगर उसको रिटर्न करना है गुड्स, तो उसको फिर से देने की जरूरत नहीं है. उसने बस इंटीमेट कर देना चाहिए सेलर को कि सेलर मुझे तेरे गुड्स पसंद नहीं आए, आके गुड्स ले ले. ऐसा अपना लॉ बोल रहा है. अपना लॉ क्या बोल रहा है कि बायर को गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको बस सेलर को इंटीमेट करना है, सेलर को नोटिस देना है कि हाँ सेलर मुझे तेरे गुड्स पसंद नहीं आए, तो इसको वापस आके ले ले. बस इतना बताना पड़ेगा उसको. देखो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर अग्रीमेंट नहीं थी तो ऐसा माना जाएगा. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट्स टू डू सो, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर. उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सेलर तक वो गुड्स फिर से पहुंचाने की. उसने बस क्या करना चाहिए, इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम. उसने बस कॉल करके बताना चाहिए कि सेलर मुझे गुड्स पसंद नहीं आए, क्वालिटी इतनी कुछ खास है नहीं, तो आके गुड्स ले लो. ठीक है. लाइबिलिटी ऑफ द बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. देखो, जो बायर की जो लाइबिलिटी है गुड्स की डिलीवरी लेना, और बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, अगर सेलर उसको कॉल कर रहा है कि बायर गुड्स की डिलीवरी ले लो और बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, एक हफ्ता हो जाता है, दूसरा हफ्ता निकल जाता है, तीसरा हफ्ता निकल जाता है, बायर आके गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, तो जो भी डैमेजेस हो जाते हैं, जो भी लॉस होता है, वो बायर को बियर करना पड़ेगा. उसकी वजह से सेलर का नुकसान हो गया, उसको गोडाउन का रेंट पे करना पड़ रहा है, उसको बहुत सारे नुकसान हो रहे, तो जो भी नुकसान होता है बायर को पेमेंट करना पड़ेगा. दिस वाज सेक्शन 44. आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू. तुमको क्लियर हो गया है सारी चीजें. मैंने जो लास्ट वाला पार्ट था थोड़ा सा फास्ट वे में लिया, बिकॉज पीपल दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और जो रूल्स है बहुत जनरल वाले रूल्स है, तुमको समझ में आ जाएगा, बस एक बार देख लेना, दैट्स इट. ठीक है. So I hope people this lecture was helpful for you. अगर तुमको lecture पसंद आया, do like this video, do comment on this video, do share this video to your friends. It will help me to reach many students. So yes, meet you in the next unit, and till then study very hard. अपना बेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो, और पढ़ाई एकदम शिद्दत से करो यार, मतलब पूरा माइंड और सोल उसमें पुट कर दो. व्हेन यू पुट योर माइंड इनटू समथिंग, आई एम टेलिंग यू, आपको रिजल्ट मिलना ही है. मतलब आपको रिजल्ट पाने से कोई नहीं रोक सकता जब अपना 100% देते हो तो. सो गिव योर 100%, आपको लाइफ जरूर आपका रिजल्ट देगी. आई एम श्योर अबाउट इट. ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.